हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मॉडल को लेकर 6 प्रैक्टिकल्स हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप लोग को पता है, अभी तक हम लोग ने यहाँ पर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन देख चुके हैं रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मॉडल को लेकर, जो कि टीवाई बैक वालों को भी और टीवाई बीकॉम वालों की सेम है फॉर ऑल दी क्वेश्चंस गिवन इन द टेक्स्ट बुक ऑफ मनन प्रकाशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में 6 प्रैक्टिकल सम देखने वाले रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो और शेयर करो और सब्सक्राइब भी जरूर करना मेरे चैनल को। बहुत सारे लोग जो है मेरे चैनल की वीडियोस देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करो, फॉलो भी जरूर करो। तो अभी हम लोग इसका क्वेश्चन देखते हैं आज। फॉलोइंग इज समराइज बैलेंस शीट ऑफ शीतल लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2025। आप लोग को शीतल लिमिटेड कंपनी की बैलेंस शीट दी गई 31 मार्च 2025 की। ये आपको वर्टिकल बैलेंस शीट दी गई है, लाइबिलिटीज दिया गया है, एसेट्स दिया गया है। फिर उसके बाद आप लोग को यहाँ पर अलग से इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, आपको यहाँ पर 6 डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब भी आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाली मॉडल को लेकर कोई भी सम सॉल्व करते हो ना, तो आप लोग को क्वेश्चन के एकदम एंड में लिखा रहता है कि आप लोग को इस पर्टिकुलर सम को लेकर क्या प्रिपेयर करना है, क्या बनाना है। तो हम लोग को इस समय भी एकदम एंड में लिखा हुआ है, दैट इज you are required to pass journal entries, prepare capital reduction account and balance sheet after reconstruction। आपको इस समय 3 चीज बनाने बोली गई है, जर्नल एंट्रीज, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस शीट। नॉर्मली जो आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वाले मॉडल से कोई भी सम आता है तो आप लोगों को टोटल मिला के ये 3 चीज ही बनानी रहती है। इधर आप लोगों को क्वेश्चन में ओनली जर्नल एंट्री बनाने बोला जा सकता है, इधर आप लोगों को जर्नल एंट्री, कैपिटल रिडक्शन दोनों बनाने बोला जा सकता है, या फिर ये तीनों बनाने बोला जा सकता है। तो इस समय आप लोग को ऑल 3 बनाने बोला गया है। तो अभी हम लोग वन बाय प्रिपेयर करते हैं। फर्स्ट वी विल पास दी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री आपको कैसे पास करनी रहती है, आपकी जो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी गई है वो, और उसके नीचे आपको जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, बिलो दैट आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके थ्रू आप लोग को जर्नल एंट्री पास करनी है। जर्नल एंट्री, ये जो आपका जर्नल एंट्री आपका फॉर्मेट है, इन द बुक्स ऑफ शीतल लिमिटेड जर्नल एंट्रीज, नंबर, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो कॉलम, डेबिट रुपीज कॉलम, क्रेडिट रुपीज कॉलम। और जो आप लोग को जो है बिलो दी टेबल आप लोग को बैलेंस शीट आप लोग को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसके बेस पे आप लोग को जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री करनी है। तो हम लोग देखते हैं वन बाय इन्फॉर्मेशन क्या दी गई आपको। प्रीफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 2 इयर्स। क्या होता है, जब भी कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर्स से प्रेफरेंस शेयर्स खरीदती है तो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी की तरफ से इसका पेमेंट मिलना चाहिए। तो प्रेफरेंस शेयर्स को कंपनी से जो पेमेंट चाहिए फॉर ऑल दी शेयर्स बायड फ्रॉम द कंपनी, तो क्या करना रहता है, प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट के साथ साथ कंपनी को उनको प्रेफरेंस डिविडेंड भी देना रहता है। ये उनका राइट है, प्रेफरेंस डिविडेंड जो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को मिलना चाहिए, ये उनका राइट से आता है। तो ये प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर फॉर 2 इयर्स। अरियर मतलब क्या, नॉट पेएबल, यानी कि 2 साल से कंपनी ने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड का हिस्सा 2 साल से नहीं दिए। प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब क्या, जो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स का हिस्सा रहता है, राइट रहता है उनको, जो कंपनी से उनको मिलना चाहिए, वो भी आपको एक तरह के मनी के फॉर्म में रहता है जो कंपनी को देना पड़ता है टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को। तो यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड 2 साल से कंपनी ने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को नहीं दी, ये यहाँ पर बता के इज इन अरियर्स मतलब नॉट पेएबल। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। यहाँ पर डिफरेंट स्कीम्स दी गई, डिफरेंट 6 टाइप की स्कीम्स दी गई है, तो उसको जो है कोर्ट ने अप्रूव कर दिया है। तो हम लोग वन बाय स्कीम देखते हैं, उसकी बेस से हम लोग जर्नल एंट्री में उसकी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले बोला गया है स्कीम नंबर 1, प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹70 ईच। तो प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ पर आता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आता है। तो सबसे पहले देखते हैं कितना प्रेफरेंस शेयर्स बोला गया है। बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज में कितना बोला गया है, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पर कितनी वैल्यू दी गई, 15 लाख रुपीज की वैल्यू दी गई है। और क्या बोला गया यहाँ पर स्कीम में, प्रेफरेंस शेयर्स वेर कन्वर्टेड टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर ₹70 ईच। मतलब जो यहाँ पर थे बैलेंस शीट में कितना था, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स था। तो यहाँ पर जो है प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए स्कीम के मुताबिक, अभी कोर्ट के मुताबिक जो अप्रूवल आया उसके मुताबिक प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट हो गए। कितना हो गया है, पहले 12% था अभी 10% हो गया है। और 12% की वैल्यू कितनी थी, ₹100 12% की वैल्यू थी। और अभी 10% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी है, ₹70। प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर ₹70 ईच। अभी प्रेफरेंस शेयर्स पहले 12% था, अभी वो कन्वर्ट हो गया पूरे इक्वल नंबर ऑफ, इक्वल नंबर मतलब क्या, पहले प्रेफरेंस शेयर्स कितने थे, अभी यहाँ पर 12% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी थी, 15 लाख रुपीज उसकी वैल्यू थी। और हर एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, पहले जो 12% प्रेफरेंस शेयर्स थे ₹100 थी। तो मतलब इक्वल नंबर ऑफ बोला गया ना। तो अभी पहले देखते हैं हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स के नंबर्स कितने, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने, सो कितना आएगा,
15 लाख डिवाइड बाय 100, इससे पता चलेगा नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं। तो कितना आएगा 15 लाख डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू 15,000, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितने 15,000 नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है। और यहाँ पर बोला गया है वेर कन्वर्टेड टू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर रुपीज 70 ईच। मतलब यहाँ पर जो है पहले 12% प्रेफरेंस शेयर्स था, अभी जो है 10% प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, और एक शेयर्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई 10% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू 70 रुपीज हो गई। यानी कि पहले उसकी वैल्यू 100 रुपीज थी 12% प्रेफरेंस शेयर्स के मुताबिक, अभी उसकी वैल्यू रिड्यूस हो गई 70 रुपीज के मुताबिक। तो अभी देख सकते हो ये आपका जो है लायबिलिटी है। लायबिलिटी को नॉर्मल उसका रूल क्या रहता है, लायबिलिटी को नॉर्मल डेबिट बैलेंस सॉरी क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, और जब उसकी वैल्यू घटती है तो वो डेबिट होता है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी वैल्यू घट गई है। ये यहाँ पर क्या बोला गया, जो कोर्ट ने अप्रूवल दी इसके मुताबिक प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 70 ईच। अभी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस शेयर्स खरीदी, अब इसको पेमेंट करना है, और उसने जब खरीदी तो कितने शेयर्स थे 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये वाले शेयर्स थे जब कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर से शेयर्स खरीदी। और यहाँ पर क्या बोला गया, प्रेफरेंस शेयर्स कन्वर्ट इनटू इक्वल नंबर ऑफ फुल्ली पेड 10% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 70 ईच। अभी जो है प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर्स करना है। तो अभी प्रेफरेंस शेयर्स ने क्या बोले, अभी तुम हमको 100 रुपए मत दो, अभी उसका वैल्यू 70 रुपीज कर दो, और जो रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि पहले 12% थे, अभी उसका यहाँ पे गिरा दो, कितना 10% कर दो, यहाँ पर अभी गिरा दो 10% यहाँ पर कर दो। तो अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये जो थे ये अभी ओल्ड प्रेफरेंस हो गए, ये अभी जो 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस थे ये कंपनी के ओल्ड प्रेफरेंस हो गए, ना तो कंपनी को इससे मतलब है ना ही प्रेफरेंस शेयर्स को। और एक तरफ से इसकी वैल्यू घट गई, अभी जो है पहले इसकी वैल्यू 100 रुपीज थी, और अभी कितना 70 रुपीज की वैल्यू घटकर कितना हो गया 70 रुपीज हो गई। तो कंपनी को फायदा हो गया है। पहले आप उसको 100 रुपए पे करना पड़ता है, लाइबिलिटी जब भी घटती है तो फायदा होता है, और फायदा किधर आता है, लाइबिलिटी के रूल के मुताबिक लाइफ फायदा क्या होता है लाइबिलिटी के मुताबिक, वो आता है डेबिट साइड। तो ये जो यहाँ पर 100 रुपीज जो यहाँ पर ये आपका डेबिट साइड जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज 100 रुपीज से उसकी वैल्यू रुपीज 70 रुपीज हो गई, यानी कि घट गई। और यहाँ पर कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को पहले 100 रुपए पे करना पड़ता है, अभी इसको 70 रुपीज पे करना है। तो ये किधर आएगा, ये जो 10% प्रेफरेंस है ये आपको जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा। और जो आपका 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है ये आपको जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज अभी कंपनी को ना तो इससे मतलब है, और नहीं प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को, कंपनी को इससे मतलब नहीं, कंपनी को इसका पेमेंट नहीं करना है 100 रुपीज का, और प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को कंपनी से 100 रुपीज के मुताबिक प्रेफरेंस शेयर्स का पेमेंट नहीं लेना है कंपनी से। तो ये आपका ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, और ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ पे जाते हैं, जनरल एंट्री में डेबिट से जाते हैं। और ये आपके नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, पहले 12% थे वो आपके ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, और स्कीम के मुताबिक बोला गया 10% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 70 ईच। ये आपके नए प्रेफरेंस शेयर्स हो गए, बिकॉज कंपनी को अभी इसके मुताबिक पेमेंट देना है टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को, और कंपनी का भी फायदा हो गया। पहले उसको 100 रुपए पे करना पड़ता, अभी इसको 70 रुपए पे करना है। तो यहाँ पर कंपनी का फायदा, तो कहाँ जाता है जनरल एंट्री में क्रेडिट से जाएगा। ये आपकी नई वाली प्रेफरेंस शेयर है तो ये जनरल एंट्री में क्रेडिट से जाएंगे। और देखते हैं अभी, पहले उसकी वैल्यू 100 रुपए थी, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी थी 100 रुपए, और अभी नए वाले प्रेफरेंस शेयर्स 10% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी 70 रुपीज हो गई। तो बीच में कितने का फायदा हुआ, 30 रुपए का फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ। और जब भी कंपनी को फायदा होता है क्या आता है, जनरल एंट्री में जाता है क्रेडिट साइड, बिकॉज यहाँ पर 30 रुपए का फायदा हो गया। पहले अगर कंपनी को पे करना पड़ता 12% प्रेफरेंस के मुताबिक तो 100 रुपीज पे करना पड़ता, अभी इसको जो है 70 रुपीज पे करना पड़ रहा है, तो 30 रुपए का फायदा हो रहा है। तो जनरल एंट्री में किधर जाता है, फायदा किधर जनरल एंट्री में जाता है क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जब भी कंपनी का फायदा होता है प्रॉफिट होता है तो कहाँ बता जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। तो 30 रुपए जो है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में आएगा 30 रुपीज के मुताबिक। तो अभी हम लोग जनरल एंट्री एंटर करते हैं। ये कितना दिया है बैलेंस शीट में, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 इज फुल्ली पेड, ये आपका आएगा जनरल एंट्री में डेबिट साइड। सो विल एंटर दैट जनरल एंट्री नंबर वन है, जनरल एंट्री नंबर वन 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आएगा, और डेबिट रुपीज में कितना आएगा, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कितना 15 लाख रुपीज था। सो विल एंटर इट दैट इज डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा 15 लाख रुपीज। फिर अभी स्कीम में बोला गया था 10% प्रेफरेंस शेयर रुपीज 70 ईच, अभी उसकी वैल्यू घट गई, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी की वैल्यू जब भी घटती है तो क्या होता है, फायदा होता है। और फायदा किधर जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट से जाएगा उसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, लाइबिलिटी को लेकर। और यहाँ पर किसकी वैल्यू घट गई, 10% प्रेफरेंस शेयर के मुताबिक अभी इसकी वैल्यू घट गई, तो किधर जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट करके आएगा। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितने थे 15,000, सो 15,000 इंटू 70 रुपीज, बिकॉज 10% प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू 70 रुपीज है। सो 15,000 टू 70 रुपीज इज इक्वल टू कितना मिलता है 10,50,000 रुपीज। सो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा 10,50,000 रुपीज।
और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 100 रुपए की एक्चुअल वैल्यू थी। और अभी घटकर कितनी वैल्यू हो गई, 70 रुपीज। अभी कंपनी को 70 रुपए पे करना पड़ा हर एक प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर। तो कंपनी को कितना फायदा हुआ, 30 रुपए का फायदा हुआ। 30 रुपए फायदा कहाँ पर आएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। बिकॉज जब भी प्रॉफिट होता है तो कहाँ जाता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के। तो यहाँ पर आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू ₹30 इज इक्वल टू 4,50,000 रुपीज आएगा। सो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा 4,50,000 रुपीज। फिर इसका नरेशन लिखेंगे, बिंग रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इससे आपकी फर्स्ट स्कीम भी हो गई और फर्स्ट जनरेटरी भी हो गई। नाउ विल गो फॉर सेकंड स्कीम एंड सेकंड जनरेटरी एंटर। सेकंड स्कीम में बोला है इक्विटी शेयर्स आर टू बी reduced टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। यहाँ पर क्या बोला है, इक्विटी शेयर्स टू बी reduced टू, टू बोला क्या ना, जब भी आपको टू आ जाता है इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर इज इक्वल टू यानी कि एग्जैक्टली इसी वैल्यू पर रेड्यूस हो गया। पहले वो जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के टाइम पर 70 रुपीज बोला गया था, तो मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू दी गई थी। यहाँ पर आपको रेड्यूस टू बोला गया ना, तो टू मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू दी गई, यानी कि एग्जैक्टली इसी वैल्यू पर रेड्यूस हो गया। तो हम लोग देखते हैं ये आपकी लाइबिलिटी, इक्विटी शेयर्स क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। तो हम लोग देखते हैं लाइबिलिटी कितना दिया गया। इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच फुल्ली पेड, 30 लाख रुपीज दिया गया है। और अभी नंबर इक्विटी शेयर्स कितने, फर्स्ट विल कैलकुलेट दैट 30 लाख उसकी वैल्यू, हर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। सो 30 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू कितना, 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, दैट इज 3 लाख नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इक्वल टू 3 लाख। और यहाँ पर स्कीम में क्या बोला गया, इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। पहले उसकी जो वैल्यू थी ₹10 उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, फेस वैल्यू थी। और यहाँ पर उसकी रेडियस वाली वैल्यू कितनी हो गई, ₹6। ये आपकी लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी क्या घट गई, पहले अगर कंपनी को पे करना पड़ता इक्विटी शेयर्स को, तो कितना, ₹10 के मुताबिक पेमेंट करना पड़ता फॉर ऑल दी इक्विटी शेयर्स दैट कंपनी बाय फ्रॉम इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो यहाँ पर जो है पहले इसको पे करना पड़ता, तो 100 रुपीज की, सॉरी, ₹10 के मुताबिक पेमेंट करना पड़ता। अभी जो है इक्विटी शेयरहोल्डर्स ने जो कुछ भी बोला, कोर्ट ने जो कुछ भी अप्रूवल दी, तो उसके मुताबिक ₹6 पे करना है फ्रॉम कंपनी टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स फॉर बाइंग इक्विटी शेयर्स फ्रॉम इक्विटी शेयरहोल्डर्स। तो यहाँ पर ₹6 भी पे करना है। अभी कंपनी को फायदा हो गया। लाइबिलिटी का क्या होता है रूल, लाइबिलिटी को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होते हैं। जब लाइबिलिटी घटती है तो वो डेबिट होती है, और जब बढ़ती है तो वो क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हो, ये जो पूरी की पूरी लाइबिलिटी घट गई, इक्विटी शेयर ₹10 ईच फुल्ली पेड, ये पूरी की पूरी घट गई। तो किधर आएगा, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज अभी ये घट गई इसलिए, क्योंकि अभी घट के तो क्या फायदा हुआ, ना तो इक्विटी शेयरहोल्डर्स को इससे मतलब है, ना ही कंपनी को, बिकॉज इक्विटी शेयरहोल्डर्स को इसके मुताबिक पेमेंट नहीं मिलेगा, और कंपनी को इसके मुताबिक पेमेंट नहीं देखना है, देना है टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स को। अभी यहाँ पर कंपनी पर्सपेक्टिव से देखो तो ये पूरी तरह से घट गई। अभी इसको तो ये किधर, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, और लाइबिलिटी जब भी घटती है तो किधर जाती है, जनरल एंट्री में डेबिट साइड। फिर अब यहाँ पर इक्विटी शेयर्स टू बी रिड्यूस टू ₹6 ईच फुल्ली पेड, ये अभी नई वाली इक्विटी शेयर्स की वैल्यू आ गई। पहले 10 रुपए थी, अभी ₹6 हो गई, यानी कि नई वाले इक्विटी शेयर्स की नई वैल्यू आ गई। तो किधर आएगा, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा, बिकॉज अभी कंपनी को ₹10 तो पे नहीं करना, लेकिन ₹6 तो उसको पे करना पड़ेगा लाइबिलिटी को लेकर, टू इक्विटी शेयरहोल्डर्स को लेकर। तो जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और कितना, ₹6 के मुताबिक लेंगे। और नंबर इक्विटी शेयर कितने मिले थे, 3 लाख रुपीज। और ये आपको जो बैलेंस शीट में दी गई, ये आपके जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज ये पूरी तरह से ये वाली लाइबिलिटी घट गई, ₹10 की इक्विटी शेयर की वैल्यू। तो ये आपकी जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा। और कितनी वैल्यू दी गई, 30 लाख रुपीज। और नंबर इक्विटी शेयर कितनी मिले हम लोग को, 3 लाख। सो विल एंटर इन जनरल एंट्री नंबर 2। सो जनरल एंट्री नंबर 2 आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 3 लाख इक्विटी शेयर इंटू ₹10, कितना आएगा, डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा ₹30 लाख, जो आपको बैलेंस शीट में दिया गया था सेम। फिर ये आपके जो थे ओल्ड इक्विटी शेयर्स थे, बिकॉज उसका जो था, उसका ना तो कंपनी को इससे मतलब है, ना ही इक्विटी शेयरहोल्डर्स को उससे मतलब है, और वो पूरी तरह से घट गया। अभी उसकी नई वैल्यू आ गई, ₹6 इसकी नई वैल्यू आ गई, पहले ₹10 थी, अभी उसकी नई वैल्यू ₹6 आ गई। तो पूरी तरह से घट गया, तो जनरल एंट्री में डेबिट आया। अभी क्रेडिट क्या होगा, जो नई वाली इक्विटी शेयर्स की जो वैल्यू लगाई गई ₹6, वो आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट होगा। तो वी विल एंटर दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 3 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू ₹6। कितना क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना, ₹18 लाख आएगा, दैट इज ₹18 लाख। फिर अभी देख सकते हो, पहले जो आपकी वैल्यू थी इक्विटी शेयर्स की, जो पहली वैल्यू वो कितना, ₹10 थी हर एक शेयर पर। अभी जो नई वैल्यू रिड्यूस हुई स्कीम के मुताबिक, तो कितनी, ₹6 हो गई। बीच में कितने का फर्क हुआ, ₹4 का फर्क हुआ यहाँ पर। और किसको फायदा हुआ, ₹4 के फर्क के मुताबिक, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कम पे करना पड़े तो कंपनी को फायदा होता है। तो ₹4 का इसको फायदा हुआ, कंपनी को पे करना फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, कि अगर पहले पे करना पड़ता कंपनी को, अगर वो स्कीम नहीं दी जाती, तो कंपनी को पहले ₹10 पे करना पड़ता फॉर बाइंग इक्विटी शेयर्स फ्रॉम इक्विटी शेयरहोल्डर्स। लेकिन अभी स्कीम में दिया गया था, कोर्ट ने अप्रूवल भी दे दी, तो उसके मुताबिक इक्विटी शेयर्स शेयर्स को लेकर इक्विटी शेयरहोल्डर्स को ₹6 पे करना पड़ा फॉर और इक्विटी शेयर्स।
तो यहाँ पर लेकिन अभी कंपनी को फायदा हुआ कितना, 4 रुपए का फायदा हो गया। अभी जब भी लायबिलिटी कम पे करनी पड़ी तो कंपनी को फायदा होता है। तो यहाँ पर फायदा कहाँ पे जाता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप लोग को फायदा होता है तो जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कितने का फायदा हुआ, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज थी और उसकी रिड्यूस होगी वैल्यू कितनी, 6 रुपए आ गए, तो फायदा 4 रुपए का हुआ। तो किधर आएगा, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज 3 लाख इक्विटी शेयर्स इंटू रुपीज 4, कितना होता है 12 लाख रुपीज। तो क्या आएगा, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा 12 लाख रुपीज। फिर इसका नरेशन लिखेंगे, बिंग रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर देख सकते हो इसे हम लोग ने यहाँ पर सेकंड स्कीम में देख लिया। नाउ विल गो फॉर थर्ड स्कीम। थर्ड स्कीम में आपको बोला गया इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इन्वेस्टमेंट क्या है, एसेट्स है। तो हम लोग देखते हैं एसेट्स में क्या दिया गया। एसेट्स में क्या दिया गया, एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितना, 4,30,000 रुपीज दी गई है। इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 4,30,000 उसकी कॉस्ट वैल्यू है। और यहाँ पर स्कीम में बोला गया इन्वेस्टमेंट और सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कंपनी ने इन्वेस्टमेंट जो होते कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट थे उसने यहाँ पर बेचने के लिए निकाली, तो बेचते उसने क्या करी, 10% उसने प्रॉफिट रखी अपना। यानी कि उसने यहाँ पर जब बेची तो कितना, 10% उसने यहाँ पर अपना प्रॉफिट रखी, यानी कि 10% ज्यादा पर बेचेगी अपने इन्वेस्टमेंट को। और उसकी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 4,30,000। तो यहाँ पर उसने +10% करके उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बेच दी टू दैट अदर पार्टी। तो क्या हुआ, यहाँ पर किसको फायदा हुआ, कंपनी को यहाँ पर फायदा हुआ। तो फायदा कहाँ पर आता है, जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, दैट इज क्योंकि प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट कहाँ पर जाता है, जर्नल एंट्री में आता है क्रेडिट साइड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। और ये फायदा किसे, कंपनी को हुआ। कंपनी को यहाँ पर पूरा कितना मिला, देख सकते हो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी, 4,30,000 है। और प्रॉफिट पर कितना बोला गया, 10% प्रॉफिट बोला गया ना। तो कंपनी ने यहाँ पर सामने वाले को इन्वेस्टमेंट भेजी तो कंपनी से पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो बैंक यहाँ पर कितना, कंपनी के यहाँ पर अकाउंट में पैसे आ गए, तो क्या होगा, बैंक होगा। तो बैंक कितना होगा, बिकॉज यहाँ पर उसकी एक्चुअल वैल्यू 4,30,000 है और 10% प्रॉफिट पर उसने भेजी। सो 4,30,000 प्लस 10% तो कितना मिलेगा, 4,73,000 आपको समथिंग मिलेगा। तो वो आपका जनरेटरी में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया, पैसा आया। तो क्या आएगा, बैंक अकाउंट। जनरेटरी में डेबिट साइड आएगा बैंक अकाउंट। और कितने अमाउंट उसको मिले, कंपनी को 4,73,000 रुपीज मिले जब उसने इन्वेस्टमेंट को बेचा प्रॉफिट पर। और क्या आएगा, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। हम लोग को देखना पड़ेगा क्या कंपनी तरफ से गया, इन्वेस्टमेंट गया। क्या आता है एसेस का रूल, एसेस में नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है। जब एसेस की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होता है, जब घटती है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पर उसकी एक्चुअली 4,30,000 रुपीज थी और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चला गया। तो इन्वेस्टमेंट चला गया तो किधर जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट से टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट करके जाएगा। और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी, 4,30,000 है। यहाँ पर कंपनी के पास से क्या चला गया, इन्वेस्टमेंट चला गया और उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी, 4,30,000 रुपीज। और यहाँ पर क्या बोला कि इन्वेस्टमेंट ऑफ सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। प्रॉफिट बोला गया ना, तो जर्नल एंट्री में आपको सॉरी क्रेडिट साइड आपको एंट्री आती है, दैट इज टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जब भी आपको प्रॉफिट आता है ना, तो आपको जर्नल एंट्री में क्रेडिट साइड डालना पड़ता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और कितने का प्रॉफिट हुआ, उसे जब उसकी वैल्यू 4,30,000 थी, जब उसने 10% पर बेचा, सो 4,30,000 टू 10% कितना होता है, 43,000 रुपीज। यानी कि इसको 43,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ कंपनी को फॉर बाइंग इन्वेस्टमेंट टू अदर पार्टी। तो हम लोग इसी जनरेटरी डालते हैं, जनरेटरी नंबर 3 आएगी, दैट इज जनरेटरी नंबर 3। मैंने आपको बताया था बैंक अकाउंट आएगा, डेबिट साइड में आएगा बैंक अकाउंट। और कितने का अमाउंट, कंपनी ने जब इन्वेस्टमेंट बेची सामने वाली पार्टी को तो कितना मिला, 4,73,000 रुपीज उसको मिला जब उसने इन्वेस्टमेंट सामने वाली पार्टी को भेजी। तो डेबिट टू इस कॉलम में आएगा 4,73,000 रुपीज। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्या आ गया, एसेट्स गया। और एसेट्स क्या रूल देता है, एसेट्स को नॉर्मली डेबिट बैलेंस, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है, डेबिट होता है। जब उसकी वैल्यू घटती है या फिर एसेट रिटर्न ऑफ होता है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर एसेट इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न ऑफ हो गया, उसके पास से पूरी तरह चला गया, तो यहाँ पर क्रेडिट होगा। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट आएगा और उसकी एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आएगी, बिकॉज जब उसने बेचा तो कंपनी के पास उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी, 4,30,000 रुपीज। सो क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगी 4,30,000 रुपीज। फिर आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। स्कीम में क्या बोला गया था, व्हाट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। यानी कि कंपनी ने 10% अपना प्रॉफिट रखी, तो कितने का प्रॉफिट रखी, 4,30,000 की एक्चुअल वैल्यू थी। सो 4,30,000 इंटू 10% कितना मिला उसको प्रॉफिट पर, 43,000 को प्रॉफिट हुआ। सो 4,30,000 इंटू 10% करोगे तो आप लोग कितना अमाउंट मिलेगा, 43,000 रुपीज। तो कंपनी का 43,000 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ। अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में आएगा 43,000 रुपीज। तो अभी इन दोनों को ऐड करोगे, 4,30,000 प्लस 43,000 रुपीज, सो इज इक्वल टू 4,73,000 रुपीज आता है, जो कि आपको डेबिट रुपीज कॉलम में मिला हुआ है फॉर बैंक के लिए। यानी कंपनी के टोटल अभी इतना अमाउंट कंपनी के पास आ गया। फिर अब इसके नरेशन लिखेंगे, बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। इससे हम लोग ने यहाँ पर
3 schemes देख ली, now we'll go for 4th scheme. Preference shareholders paid half of the arrears of preference dividend and remaining amount was paid in cash. आपको इन्फॉर्मेशन में दिया गया था प्रेफरेंस डिविडेंड इज इन अरियर्स फॉर 2 years, यानी कि 2 साल से कंपनी ने प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड का हिस्सा नहीं दिए। तो अभी हम लोग देखते हैं प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स पेड हाफ ऑफ द अरियर ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड इन कैश। तो मतलब क्या, कंपनी को जो प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड का हिस्सा देना चाहिए, तो अभी प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स ने क्या किया, वेड मतलब माफ करना, यानी कि कंपनी की तरफ से जितना भी प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को उनका प्रेफरेंस डिविडेंड का हिस्सा मिलना चाहिए था, उसमें से उसने आधा हिस्सा यहाँ पर माफ कर दिया, वेड मतलब माफ करना। एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड इन कैश, यानी कि जितना हाफ माफ कर दिया तो हाफ जो बचा वो कंपनी को प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को प्रेफरेंस डिविडेंड के तौर पर कैश के फॉर्म में पे करना है फ्रॉम कंपनी टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स एज अ प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले आपका जो प्रेफरेंस डिविडेंड रहता है ना, वो आपके ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स के मुताबिक जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया था उसके मुताबिक आपको प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट निकालना था, बिकॉज यहाँ पर 2 साल लिखा हुआ है। और अभी जो है प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स यहाँ पे देख सकते हो, आपको जो स्कीम के मुताबिक नहीं देखना, ऑलवेज में जब भी आप लोग क्वेश्चन की बैलेंस शीट देखते हो ना, तब आप सॉरी क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए कंसिडर करनी है, उसमें आपको जो प्रेफरेंस शेयर्स दिए उसके मुताबिक आपको प्रेफरेंस डिविडेंड की वैल्यू निकालनी रहती है, बिकॉज यहाँ पर 2 साल दिया है, यानी कि आपको पहले का यहाँ पर है, तो पहले अभी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स के मुताबिक करना पड़ेगा। तो ओल्ड प्रेफरेंस शेयर आपको बैलेंस शीट में दी जाती है क्वेश्चन की। तो मैं हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्या बोला गया, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। ये आपको प्रेफरेंस डिविडेंड के कैलकुलेट करते हुए टाइम काम आएगा। तो हम लोग सबसे पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेट करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट। दैट इज यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट। जनरेटर की बात करते हैं, वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर 1 आएगा कैलकुलेशन प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका यहाँ पर एक मेथड रहता है। इसका ऑलवेज में जब भी हम लोग प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हैं ना, तो आपको इस मेथड से प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है। ये आपका कोई फॉर्मूला नहीं है, बट यहाँ पर कंसीडर करना है आपको फॉर्मूला, ठीक है, ताकि आप लोग को एकदम आसानी से याद रहे कि आपको प्रेफरेंस डिविडेंड निकालते हो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू है वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अरियर्स। वैल्यू प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या, जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको जो वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स दी जाएगी वो आपकी ओल्ड प्रेफरेंस शेयर्स उसकी आपको वैल्यू लेनी है, इनटू रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, जो आपको क्वेश्चन में दो कुछ भी दिया था 14%, 12%, 10%, वो आपकी रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अरियर्स, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इज इन अरियर फॉर 5 years, इज इन अरियर फॉर 3 years, 2 years, आपको लेना है वो आपको नंबर ऑफ ईयर्स है। तो अभी हम लोग देखते हैं सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स निकालते हैं, वैल्यू प्रेफरेंस आपको कितनी दी गई है क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। कितना बोला गया, 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड, कितना 15 लाख रुपीज। तो आपकी वैल्यू प्रेफरेंस कितनी 15 लाख रुपीज है। फिर रेट ऑफ प्रेफरेंस कितना है, बट 12% दिया गया है, तो ये आपका रेट ऑफ प्रेफरेंस है। फिर आप देख सकते हैं इसके बाद हमको इन्फॉर्मेशन भी दिया गया प्रेफरेंस डिविडेंड इन अरियर फॉर 2 years, यानी कि ये आपका नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अरियर्स है। तो ये आपका 2 years आपका नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अरियर्स है। सो विल एंटर इन वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो क्या आएगा, वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स इज इक्वल टू रुपीज 15 लाख रुपीज, रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू 12%, नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अरियर इज इक्वल टू 2 years। फिर अभी हम लोगों ने यहाँ पर मेथड डाल दिए थे, अभी इसको प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट निकालते हो। सो वैल्यू प्रेफरेंस शेयर्स 15 लाख इंटू रेट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 12% इंटू नंबर ऑफ ईयर्स फॉर अरियर्स इंटू 2 years, कितना वैल्यू मिलेगी 15 लाख इंटू 12% इंटू 2 years इज इक्वल टू रुपीज 3,03,000, यानी कि अभी तक 2 साल का इतने का अमाउंट निकलता है कंपनी को। 2 साल के मुताबिक प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स को 3,03,000 रुपीज का प्रेफरेंस डिविडेंड अमाउंट पे करना है फ्रॉम कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। फिर स्कीम में क्या बोला गया था, स्कीम में बताया गया था प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स पेड हाफ द अरियर्स ऑफ डिविडेंड, यानी कि अभी तक जिसने आधा हिस्सा हमने माफ कर दिया। तो अभी हम लोग टोटल उसका कितना हिस्सा निकला था, 3,60,000 निकलता था, तो उसमें से उसने आधा अमाउंट माफ कर दिया एंड रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड इन कैश, यानी कि जो बचा हुआ हिस्सा है, बचा हुआ आधा, उसको कैश के फॉर्म में पे करना है फ्रॉम कंपनी टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। तो सबसे पहले वेव वाला अमाउंट निकालते हैं, वेव वाला अमाउंट कितना होगा, वेव इज इक्वल टू 3,60,000 करेंगे, टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना है 3,60,000। सो 3,60,000 इंटू वेट कितना हाफ बोला गया है, सो 3,60,000 इंटू हाफ इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000। सो कितना 1,80,000 का अभी तक प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स में वेव कर दिया कंपनी को। फिर आता है उसमें क्या, रिमेनिंग अमाउंट टू बी पेड इन कैश, तो कैश के फॉर्म में कितना पे करना है, पेमेंट इन कैश। टोटल प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट कितना था 3,60,000 रुपीज और वेट कितना हुआ 1,80,000। सो 3,60,000 माइनस 1,80,000 इज इक्वल टू रुपीज 1,80,000 रुपीज, यानी कि कंपनी को 1,80,000 का अमाउंट पे करना है प्रेफरेंस डिविडेंड के तौर पर टू प्रेफरेंस शेयरहोल्डर्स। तभी हम उसे जर्नल एंट्री डालते हैं।
जनरल एंट्री नंबर 4 आएगा, दैट इज अभी यहाँ पर क्या है, कंपनी को प्रेफरेंस डिविडेंड का अमाउंट पे करना है, फ्रॉम कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर जाएगा, तो कंपनी के पास से क्या हुआ, पैसा गया, यानी कि कंपनी को लॉस हुआ, कंपनी के पास से पैसा गया, तो लॉस किधर जाता है, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, जनरल एंट्री नंबर 4 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड, और कितने का कैश में पे करना है, दैट इज 1,80,000 रुपीज का। फिर अब यहाँ पर टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट वोट गोज आउट, तो यहाँ पर कंपनी के पास से क्या जा रहा है, बैंक पैसा जा रहा है, तो क्या यहाँ पर आएगा टू बैंक अकाउंट, और क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 180,000 रुपीज। कंपनी को यहाँ पर प्रीफेस डिविडेंड का अमाउंट पे करना पड़ा प्रीफेस शेयरहोल्डर्स को, तो उसको लॉस हुआ, तो यहाँ पर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड आया, इसलिए लॉस हुआ इसलिए। और यहाँ पर कंपनी के पास से क्या गया, पैसा गया, तो क्या आएगा, क्रेडिट वोट गोज आउट, तो क्या आता है टू बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर दोनों में सेम अमाउंट लिखेंगे, पेमेंट ऑफ कैश वाला दैट इज 180,000 रुपीज ऑन बोथ साइड, दैट इज डेबिट रुपीज कॉलम क्रेडिट रुपीज कॉलम बोथ। फिर अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग एरियाज ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड। इससे हम लोग ने यहाँ पर फोर्थ स्कीम देख दी, नाउ विल गो फॉर फिफ्थ स्कीम। Debenture holders agreed to accept plant and machinery rupees 7 lakh, and for remaining balance they accepted 8,000 15% debenture rupees 100 each fully paid। क्या हुआ है, कंपनी ने डेबेंचर होल्डर से डेबेंचर्स खरीदी है, तो हम लोग देखते हैं वैल्यूएशन में कितना वैल्यू है डेबेंचर्स का। लाइबिलिटी डेबेंचर्स तो कितना आएगा, 12% डेबेंचर इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज। जब कंपनी ने डेबेंचर होल्डर से डेबेंचर खरीदी 12% डेबेंचर, तो उसकी वैल्यू कितनी थी, 15 लाख रुपीज, यानी कि कंपनी को डेबेंचर होल्डर को 15 लाख रुपए पेमेंट करना है फॉर बाइंग डेबेंचर फ्रॉम देम। तो क्या डेवेंचर होल्डर अग्री टू एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीन रुपीज 7 लाख, एंड फॉर रिमेनिंग बैलेंस दे एक्सेप्टेड 8,000 15% डेवेंचर ऑफ रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। तो क्या हुआ है, अभी कंपनी को यहाँ पर डेवेंचर होल्डर को डेवेंचर अमाउंट पे करना है, जो कुछ भी कंपनी ने डेवेंचर होल्डर से डेवेंचर खरीदी है। तो यहाँ पर स्कीम के मुताबिक डेवेंचर होल्डर ने क्या मान लिया है, डेवेंचर होल्डर अग्री टू एक्सेप्ट प्लांट एंड मशीन फॉर रुपीज 7 लाख, यानी कि प्लांट एंड मशीन क्या होता है, एसेट होता है। तो डेवेंचर होल्डर ने क्या बोला कि तुम अभी पेमेंट के बदले इतना प्लांट एंड मशीनरी की इतनी वैल्यू में मुझे दे दो। डेवेंचर होल्डर ने बोला कि मुझे प्लांट एंड मशीनरी तुम यहाँ पर दे दो 7 लाख रुपए में। तुम यहाँ पर पूरा पूरा पेमेंट मत करो 15 लाख रुपए का, अभी तुम यहाँ पर 7 लाख रुपए का प्लांट एंड मशीनरी मुझे दे दो। एंड फॉर रिमेनिंग बैलेंस दे एक्सेप्टेड 8,000 15% डेमेज और रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। तो अभी हम लोग देखते हैं, जो रिमेनिंग बैलेंस जो है वो है यहाँ पर 8,000 15% डेमेंचर्स, यानी कि क्या, नंबर ऑफ डेमेंचर 8,000 होनी चाहिए, रेट ऑफ डेमेंचर कितना 15% होना चाहिए, और हर की डेमेंचर की वैल्यू 100 रुपीज होनी चाहिए, यानी कि पहले एक मुझे प्लांटे मशीन के फॉर्म में यहाँ पर पेमेंट कर दो, और दूसरा मुझे 15% डेमेंचर के फॉर्म में यहाँ पर पेमेंट करो, उसने यहाँ पर कंपनी को बोला, डेमेंचर होल्डर ने। तो अभी हम लोग जैसे देखते हैं प्लांटे मशीनरी, कंपनी की जो प्लांटे मशीनरी उसकी वैल्यू कितनी, कंपनी के प्लांटे मशीनरी की। सो भी सीधा प्लांटे मशीनरी क्या होता है, एसेट होते हैं, तो एसेट्स में देखते हैं। एसेट्स में नंबर 3 पे दिया गया प्लांट एंड मशीनरी कितना, 5 लाख रुपीज। कंपनी जो प्लांट एंड मशीनरी उसको कितनी वैल्यू कितनी, 5 लाख रुपीज है, और यहाँ पर डिबेंचर होल्डर किस में मान गया, प्लांट एंड मशीनरी ले रहा है 7 लाख रुपए में, यानी कंपनी को भी फायदा हो रहा है। कंपनी इसके डिबेंचर होल्डर को बोले कि मेरे पास जो प्लांट एंड मशीनरी है उसकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, और तो डिबेंचर होल्डर क्या बोलेगा, मैं 7 लाख रुपए में खरीद रहा हूँ, उसका 2 लाख रुपए तुमको एक्स्ट्रा देता हूँ, तो मतलब क्या, कंपनी का भी फायदा हो गया। और फायदा किधर जाता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कर जाता है। और कितने पैसे का फायदा हुआ, 5 लाख प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है, और 7 लाख रुपए डेवेंचर खरीदा है प्लांट एंड मशीनरी, तो 5 लाख तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू, तो 5 लाख तो देगा नहीं, 2 लाख रुपए देगा फॉर बाइंग प्लांट एंड मशीनरी, तो कितना, 2 लाख रुपए का फायदा हो गया कंपनी को। एंड फॉर रिमेनिंग बैलेंस दे एक्सेप्टेड 8,000 15% डेवेंचर रुपीज 100 इज फुल्ली पेड, यानी कि अभी 8,000 नंबर ऑफ डेवेंचर कितना, 8,000 बोला गया। यहाँ पर आप प्रेफरेंस शेयर्स का मेथड सोचो, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर जितने रहते थे हम लोग उसको हर एक शेयर की जो वैल्यू रहती थी उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर हम लोग इसमें भी ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर आपको पहले जो था 12% डेवेंचर्स था, लेकिन यहाँ पर अभी जो है रिमेनिंग बैलेंस के पेमेंट के तौर पर वो 15% डेवेंचर मांग रहा है डेवेंचर होल्डर। और कितना, हर एक डेवेंचर की वैल्यू कितनी, 100 रुपीज होनी चाहिए, और नंबर ऑफ डेवेंचर कितने, 8,000 होनी चाहिए, सो 8,000 × 100 कितना हुआ, 8 लाख रुपीज। पहले प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 7 लाख रुपए में दे रहा है, और यहाँ पर जो बचा बैलेंस है उसमें यहाँ पर 8 लाख रुपए पे 8 लाख रुपए में मान रहा है डिबेंचर होल्डर, तो कितना, 15 लाख रुपए पूरा हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं,
बैलेंस शीट में आपको कितना देगा, 12% डिबेंचर 15 लाख रुपीज। ये आपका जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज ये वाली पूरी की पूरी लाइबिलिटी घट गई, यानी कि कंपनी का यहाँ पर पूरा ये हो गया, फायदा हो गया, यहाँ पर पूरी की पूरी लाइबिलिटी घट गई। तो किधर आएगा, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, बिकॉज अभी ये वाली यहाँ पर उसको पेमेंट नहीं करना है, उसको यहाँ पर कुछ अलग फॉर्म में पेमेंट करना है, एक एसेट के फॉर्म में पे करना है, एक दूसरे डिबेंचर के फॉर्म में पेमेंट करना है, और फिर देखना है उसको फायदा कितना हुआ वो सब। तो ये जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, दैट इज 12% डिबेंचर अकाउंट आपका जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा। और कितनी वैल्यू, 15 लाख रुपीज दी है। सो विल एंटर दैट जनरल एंट्री नंबर 5 आएगी, 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट आएगा, डेबिट रुपीज कॉलम में कितना, 15 लाख रुपीज, जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दिया गया है। फिर आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, बिकॉज यहाँ पर डिबेंचर होल्डर ने बोला कि मुझे यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी के फॉर्म में दे दो, और कितना यहाँ पर सिर्फ 7 लाख रुपए दिया, लेकिन कंपनी जो प्लांट एंड मशीनरी 5 लाख रुपए के, तो कंपनी ने जो प्लांट एंड मशीनरी को जो दी 5 लाख रुपए के, तो प्लांट एंड मशीनरी कंपनी के पास चले गए। ऐसे में क्या होता है, ऐसे जब भी जाते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, ऐसे इसको नॉर्मल डेबिट बैलेंस से जब वो बढ़ता है तो भी डेबिट होता है, जब घटता है जाता है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर ऐसे चला गया, तो इसलिए यहाँ पर क्रेडिट में आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। और उसकी वैल्यू कितनी थी बैलेंस शीट में, क्वेश्चन में कंपनी के पास उसकी वैल्यू कितनी थी, 5 लाख रुपए, तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना, 5 लाख रुपीज आएगा। और डिबेंचर होल्डर ने उसका पेमेंट कितना किया, 7 लाख रुपए, तो मतलब उसमें से 5 लाख रुपए प्लांट मशीन की वैल्यू थी, तो डिबेंचर ने 5 लाख रुपए पे नहीं किया, लेकिन उसने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया, बिकॉज उसने 7 लाख रुपए में कंपनी से प्लांट मशीनरी खरीदा, तो कंपनी को फायदा हुआ। कंपनी को प्लांट मशीनरी गए और क्या 2 लाख रुपए उसके पास एक्स्ट्रा आ गए, जबकि प्लांट मशीनरी वैल्यू 5 लाख रुपए के उसके प्लांट मशीनरी थे। और यहाँ पर फायदा कितना, 2 लाख रुपए, बिकॉज डिबेंचर होल्डर से तो 7 लाख रुपए पूरा पे किया, तो फायदा कितना, 2 लाख रुपए का हो गया। तो फायदा कितना आता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। सो आएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, कितना, 2 लाख रुपए का फायदा हुआ, 5 लाख प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू थी, और 2 लाख रुपए कंपनी को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मिले फॉर सेलिंग प्लांट एंड मशीनरी टू डिबेंचर होल्डर। फिर अभी इसका क्या लिखा, नेक्स्ट बोला था उसने, फॉर रिमेनिंग बैलेंस दे एक्सेप्टेड, एंड फॉर रिमेनिंग बैलेंस दे एक्सेप्टेड 8,000 15% डिबेंचर रुपीज 100 इच फुल्ली पेड। और जो बचा जो बैलेंस है, 7 लाख रुपए अभी तक हो गया पूरा पेमेंट, बचा हुआ जो बैलेंस इसमें कितना, नंबर और डिबेंचर 8,000 होने चाहिए, और हर एक डिबेंचर की वैल्यू कितना, 100 रुपीज होनी चाहिए, और रेट ऑफ डिबेंचर कितना होना चाहिए, 15%। तो अभी इसका भी पेमेंट कंपनी करना पड़ा, ये तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ा, उसने प्लांट मशीन यहाँ पर दे दिया, और यहाँ पर उसने 2 लाख रुपए उससे कमा भी दिया, लेकिन अभी डिबेंचर होल्डर का तो उसको डिबेंचर का तो पेमेंट कुछ ना कुछ करना ही है यहाँ पर। तो उसने ये कंडीशन रखी 15% मुझे डिबेंचर दो, तो कंपनी के पास से तो ये चला गया, तो ये आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट आएगा, दैट इज टू 15% डिबेंचर अकाउंट, दैट इज 8,000 डिबेंचर इंटू रुपीज 100, कितना होता है, 8 लाख रुपीज। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना, 8 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा, क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 8 लाख रुपीज आएगा। अब इन तीनों को टोटल आप करोगे, 5 लाख प्लस 2 लाख प्लस 8 लाख इज इक्वल टू 15 लाख रुपीज, जो कि आपको कंपनी बैलेंस शीट में थी, इसकी यहाँ पर वैल्यू सेम, यहाँ पर वही वैल्यू है मिली आपको एड ऑन करके। फिर अब इसका नरेशन लिखेंगे भी, 12% डिबेंचर सेटल्ड बाय एक्सेप्टिंग प्लांट एंड मशीनरी एंड रिमेनिंग बैलेंस इनटू 15% डिबेंचर्स। इससे हम लोगों ने टोटल 5 स्कीम देख लिया, नाउ विल गो फॉर 6 स्कीम। सिक्स में क्या बोला गया है, डिबेंचर होल्डर अग्री टू फॉरगो 50% ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग बैलेंस टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली। मतलब क्या, फॉरगो मतलब कंपनी डिबेंचर होल्डर ने जाने दिया, यानी कि डिबेंचर होल्डर को जो कुछ भी पेमेंट चाहिए था कंपनी तरफ से, जैसे हम लोग स्कीम नंबर 5 में बोला गया था, कंपनी ने जो कुछ भी डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर खरीदी थी, तो उस पर इंटरेस्ट भी तो लगाएगा, कंपनी इसको पेमेंट अब तक नहीं की, तो कुछ तो उसके बीच में इन दोनों को इंटरेस्ट लगाओ कंपनी को। तो यहाँ पर उसने डिबेंचर होल्डर को उसी ने बोला है, डिबेंचर होल्डर अग्री टू फॉरगो 50% ऑफ द इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग बैलेंस टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली। यानी कि क्या हुआ, अभी डिबेंचर होल्डर मान गया, जो कुछ भी कंपनी को डिबेंचर होल्डर को पेमेंट करना इंटरेस्ट के तौर पर, उसमें से 50% डिबेंचर होल्डर ने यहाँ पे जाने दिया, माफ नहीं किया, जाने दिया, तो मतलब 50% जाने दिया, रिमेनिंग बैलेंस टू बी मेड पेड ऑफ इमीडिएटली। तो देखते हैं कंपनी को कितना इंटरेस्ट अमाउंट पे करना था डिबेंचर पर। लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटी में कितना है इंटरेस्ट, डिबेंचर कितना, 1,80,000 रुपए पे करना था, जिसमें से कितना, 50% जो है डिबेंचर होल्डर ने माफ कर दिया, जाने दिया, फॉरगो मदद से छोड़ दिया। तो ये क्या पर कंपनी क्या हुआ, फायदा हुआ, लाइबिलिटी जब भी छोड़ देते हैं माफ कर दो, क्या होता है, कंपनी को फायदा होता है। फायदा कहाँ पर आता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट आता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। एंड नेक्स्ट बोला गया है, एंड रिमेनिंग बैलेंस इज टू बी पेड ऑफ इमीडिएटली। जब भी आपको पेड ऑफ इमीडिएटली बोला जाता है, एंटायरली से बोला जाता है ना, तो मतलब आपको कैश के फॉर्म में, यानी कि अभी जब भी इमीडिएटली, तो इमीडिएटली कंपनी किस फॉर्म में पे करेगी, कैश के फॉर्म में पे करेगी। तो बचा हुआ जो 50% है, एक 50% ने माफ कर दी, तो बचा हुआ जो 50% है कंपनी ने उसको कैश के फॉर्म में पे कर दी, तो डिबेंचर होल्डर एज अ इंटरेस्ट और डिबेंचर अमाउंट। तो यहाँ पर जो है
इंटरेस्ट और डेबिट किसकी बात हो रही है, 180,000 रुपीज, तो ये आपका जर्नल एंट्री में डेबिट साइड आएगा। दैट इज विल एंटर दैट जर्नल एंट्री नंबर 6 आएगी, इंटरेस्ट और डेबेंचर अकाउंट डेबिट साइड, और कितना अमाउंट देता है बैलेंस शीट में, 180,000, इतने का पूरा टोटल इंटरेस्ट निकलता है कंपनी पर। फिर आता है टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज उसने क्या बोला था, उसने 50% जाने दिया, डिबेंचर होल्डर ने अपना 50% छोड़ दिया, तो कितना होगा, 180,000 इंटू 50% इज इक्वल टू कितना, 90,000 रुपीज। तो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना आएगा, 90,000 रुपीज। फॉर को मतलब कैसे छोड़ दिया, और फॉर को मतलब छोड़ दिया तो क्या किसको फायदा हो, कंपनी को फायदा हो, तो फायदा कहाँ पर आता है, जर्नल एंट्री में कैसे आता है, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। जब उसने 50% छोड़ दिया अभी, और 50% उसने क्या बोला कि अभी के अभी मुझे पेमेंट कर दो, डिबेंचर होल्डर ने बोला कि अभी के अभी मुझे 50% का पेमेंट कर दो, तो अभी किस फॉर्म में पे करेगा, कैश के फॉर्म में करेगा या फिर उसको ट्रांसफर करेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, टू बैंक अकाउंट, कंपनी के पास से क्या पैसे चला गया, क्रेडिट वोट बोझ कंपनी के पास से पैसा चला गया, तो क्या होगा, क्रेडिट का साइड आएगा टू बैंक अकाउंट, और कितना आएगा, 90,000 रुपीज। क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना, 90,000 रुपया, यानी कि अभी के अभी उसने 90,000 अमाउंट पे कर दिया कंपनी टू डिबेंचर होल्डर। फिर अब इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर होल्डर्स फॉरगो 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग बैलेंस मेड इमीडिएटली। इससे हम लोग ये टोटल 6 स्कीम हो गई। नाउ विल गो फॉर 7th स्कीम, राइट ऑफ गुडविल, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये देख सकते हैं सारे के सारे आपके एसेट्स हैं। एसेट्स का रूल क्या होता है, एसेट्स का नॉर्मल डेबिट बैलेंस होती है, जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्या होती है, डेबिट होती है, जब घटती है रिटर्न ऑफ होता है, डेप्रिशिएट होती है रिटर्न ऑफ होता है, तो क्रेडिट होता है। सारे के सारे एसेट्स आपके जनरल एंट्री में क्रेडिट होंगे, दैट इज गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी, सारे के सारे एसेट्स आपके जनरल एंट्री में क्रेडिट होंगे। और डेबिट क्या होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज क्या है, ऐसी सी कंपनी के लिए प्रॉपर्टी होती है, और जब भी प्रॉपर्टी जाती है तो क्या होता है, कंपनी को लॉस होता है, तो लॉस कितना होता है, जनरल एंट्री में डेबिट आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। तो क्या होगा, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा सीआर अकाउंट करके, और क्रेडिट साइड सारे के सारे एसेट आएंगे और उसके अमाउंट। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं सारे के सारे एसेट्स के अमाउंट कितने दिए गए क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। गुडविल का कितना दिया गया, 3 लाख रुपीज। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 12 लाख रुपीज थी, डिस्काउंट ऑन इश्यू शेयर्स का 75,000, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का 85,000, सारे के सारे ऐसे आपके रिटर्न ऑफ हो रहे, तो सारे के सारे सेम अमाउंट से आपके रिटर्न ऑफ होंगे जनरल एंट्री में। और डेबिट साइड क्या आएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बिकॉज कंपनी को यहाँ पर लॉस हो रहा है, सारे के सारे एसेट्स कंपनी के पास से जा रहे हैं इसलिए, तो लॉस होता है तो कितना, जनरल एंट्री में डेबिट साइड आता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके। और सारे के सारे एसेट्स यहाँ पर जा रहे रिटर्न ऑफ, तो क्या होता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड आएगा, सारे के सारे एसेट्स यहाँ पर नाम आएंगे, सो विल एंटर इन जनरल एंट्री, दैट इज जनरल एंट्री नंबर 7 आएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट साइड आएगा। फिर क्रेडिट साइड क्या आएगा, सारे के सारे ऐसे रिटर्न ऑफ हो रहे हैं, ऐसे का नॉर्मल रूल क्या है, ऐसे का नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है, जब वो उसकी वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट होता है, और जब उसकी वैल्यू घटती है रिटर्न ऑफ होता है, ऐसे किधर होता है, क्रेडिट होता है। तो जनरल एंट्री सारे के सारे ऐसे यहाँ पर क्रेडिट होंगे। सो यहाँ पर क्रेडिट में क्या लेंगे, कौन सा अच्छा था, टू गुडविल अकाउंट था, उसका अमाउंट कितना था, बैलेंस शीट में आपको 3 लाख रुपीज दिया गया था, सो क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 3 लाख रुपीज आएगा। फिर कितना सारे उससे ऐसे कौन सा था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका अमाउंट बैलेंस शीट में 12 लाख रुपीज था, सो 12 लाख रुपीज से वो रिटर्न ऑफ हो रहा है। फिर नेक्स्ट था टू डिस्काउंट इश्यू शेयर्स अकाउंट, ये भी क्रेडिट साइड आएगा, टू डिस्काउंट इश्यू शेयर्स अकाउंट, और कितना अमाउंट था, 75,000, 75,000 रुपीज। फिर टू प्रीमियम एक्सपेंस, ये भी आपका रिटर्न ऑफ हो रहा है, इसका अमाउंट 85,000 जो कि आपको बैलेंस शीट में दिया गया था। इस सारे के सारे ऐसे सेम अमाउंट से रिटर्न ऑफ हो रहे हैं जो कि आप उसकी एक्चुअल वैल्यू थी, जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई थी। फिर अभी सारे के सारे ऐसे जो है उसका अमाउंट टोटल करते हैं, जो टोटल अमाउंट मिलेगा उसको हम लोग डेबिट रुपीज कॉलम में डालेंगे, ताकि पता चले कंपनी को इतने पैसे का पूरा नुकसान हुआ है सारे के सारे एसेट्स के रिटर्न ऑफ होने पर। दैट इज 3 लाख प्लस 12 लाख प्लस 75,000 प्लस 85,000 इक्वल्स टू 16 लाख 60,000 रुपीज, यानी कि डेबिट रुपीज कॉलम में कितना आएगा, 16 लाख 60,000 रुपीज, यानी कि कंपनी को टोटल 16 लाख 60,000 रुपीज यहाँ पर उसको लॉस हुआ है सारे के सारे एसेट्स के रिटर्न ऑफ होने पर। कैपिटल रिडक्शन का डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में आएगा 16 लाख 3,000 रुपीज। फिर अब इसका नरेशन लिखेंगे, बिग एसेट्स रिटर्न ऑफ। अभी से आप लोग की टोटल यहाँ पर 7 स्कीम्स हो गई। नाउ विल गो फॉर लास्ट स्कीम, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट वाज पेड। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, कंपनी ने कुछ भी कुछ टाइम में, मतलब कंपनी से बैंक है यहाँ पर लिखा है, तो बैंक से कुछ ज्यादा इसने यहाँ पर पैसे ले लिए, लोन उठा लिए, सब लिए, तो बैंक ओवरड्राफ्ट वाज पेड। अभी कंपनी ने यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट का पेमेंट कर दी टू बैंक। तो देखते हैं
ये अभी लाइबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, लाइबिलिटी कंपनी ने यहाँ पर बैंक से पैसा ली थी तो क्या वो लाइबिलिटी हुआ। सो विल सी दैट बैंक ओवरड्राफ्ट का वैल्यू कितनी दी गई लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया गया, 3 लाख रुपीज। और यहाँ पर क्या बोला गया, बैंक ओवरड्राफ्ट वॉज पेड। तो पेड किसको पे किया, बैंक को पे कर दिया कंपनी ने। तो कंपनी की वजह से क्या पैसा चला गया, क्रेडिट वोट गोज आउट। और किसको पैसा गया, टू बैंक, बैंक को पैसा गया। तो क्रेडिट साइड में क्या आएगा, जनरल एंट्री के टू बैंक अकाउंट। और डेबिट में क्या आएगा, किसकी बैंक बात हो रही है, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो डेबिट में आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट और क्रेडिट में आएगा टू बैंक अकाउंट। क्रेडिट वोट गोज आउट तो किसके पास से पैसा गया, कंपनी के पास से पैसा गया। और किसको गया, बैंक को गया। तो क्रेडिट साइड आएगा टू बैंक का। और कितने का अमाउंट दिया, 3 लाख। तो बैंक के पास 3 लाख रुपए आ गया और कंपनी के पास से 3 लाख रुपए चला गया एज अ बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट, जो कि कंपनी को पे तो करना ही था बैंक को। तो ये जर्नल एंट्री में डालेंगे हम लोग। दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 8 आएगी, बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट साइड। और डेबिट रुपीज कॉलम में कितना, 3 लाख रुपीज आएगा। फिर टू बैंक अकाउंट, क्रेडिट रिपोर्ट गोस आउट तो बैंक किसके पास गया, कंपनी के पास से चला गया। तो कंपनी के पास चला गया, किसको गया, बैंक को गया। सो यहाँ पर टू बैंक अकाउंट आएगा। और क्रेडिट रुपीज कॉलम में कितना, 3 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा। दोनों साइड आपको सेम अमाउंट आएंगे। एक के पास पैसा जहाँ चला गया और दूसरे के पास पैसा यहाँ से आया। और यहाँ पर इसका नरेशन लगी, बिंग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड। टोटल आप लोग को 8 स्कीम्स दी गई, 8 स्कीम्स दी गई थी। सारी की सारी स्कीम्स हम लोग ने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए। ये देख सकते हो, इसके जो मैंने वर्किंग नोट बनाया था ना, प्रीफेस थे उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक जनरल एंट्री को लेकर एक कॉलम यहाँ पर खाली छोड़ा है। वो आपको जो है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के यहाँ पर टाइम पे काम पाएगा। बिकॉज कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में जो है एक एंट्री आपको जनरल एंट्री में डालनी रहती है। और उसका जो है बैलेंस शीट फिगर वाला अमाउंट वो आपको बैलेंस शीट में काम आता है। अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाए जनरल एंट्री बना ओनली, तो उसमें आपको कैपिटल रिडक्शन बनाना जरूरी है। बिकॉज आपको चेक करना है कि आपको जो है कैपिटल रिडक्शन में वो एक बैलेंस शीट फिगर वाली एंट्री आपको जनरल एंट्री में डालनी है या नहीं। इसलिए आपको कैपिटल रिडक्शन बनाना जरूरी है, अगर आपको पूछा जाए तो भी, नहीं पूछा जाए तो भी। तो इसलिए यहाँ पर मैंने एक जनरल एंट्री की स्पेस खाली जो छोड़ी है, वो आपको सीआर अकाउंट बनाने के वक्त ही काम आएगा। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं सीआर अकाउंट बनाना है। बिकॉज आपको समय 3 चीज बनाने बोल, जनरल एंट्री बोला गया है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बैलेंस शीट। उन्होंने जनरल एंट्री कंप्लीट कर दी है। अभी हम लोग सीआर अकाउंट बनाते हैं। फिर अगर उसमें आपको एकदम एंड में बैलेंस फिगर मिलेगा तो उसकी एंट्री हम लोग जनरल एंट्री में डाल देंगे। नाउ विल गो फॉर प्रिपेयरिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो ये आपका फॉर्मेट है सीआर अकाउंट का, डेबिट साइड कॉलम, क्रेडिट साइड कॉलम। सीआर अकाउंट हम लोग किस बेस पर बनाते हैं, सीआर अकाउंट जो आप लोग जो पहले जर्नल एंट्री बनाते हो ना, उसके बेस पर आप लोग को सीआर अकाउंट बनाना रहता है। क्या मैटर करता है, आप लोग को जर्नल एंट्री में देखना है कौन सी एंट्री में सीआर अकाउंट आया है। जिस एंट्री में आपको सीआर अकाउंट जिस साइड में है, अगर सीआर अकाउंट आप लोग को उस पर्टिकुलर एंट्री में डेबिट साइड आया है, तो आप लोग को सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में उसके अपोजिट वाले नाम से, दैट इज जर्नल एंट्री में उस पर्टिकुलर एंट्री में जो अगर सीआर अकाउंट डेबिट साइड में आया है, तो उसके अपोजिट यानी कि क्रेडिट साइड में जो भी एंट्री के नाम से आया है, तो हम लोग को सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में उसके अपोजिट वाली एंट्री यानी कि क्रेडिट साइड वाले जो भी नाम से एंट्री आई है, तो सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में उसके अपोजिट वाले नाम के एंट्री से सीआर अकाउंट में उसका अमाउंट ट्रांसफर करना है, सीआर अकाउंट वाले अमाउंट का ही। तो अभी हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में, वन बाय देखते हैं हम लोग को कौन सी जनरल एंट्री हम लोग सीआर अकाउंट आया है और उसकी कौन सी एंट्री मारी गई कैसे। सो विल सी दैट जनरल एंट्री नंबर 1 में हम लोग देखते हैं, जनरल एंट्री नंबर 1 यस, आप लोग को सीआर अकाउंट कहाँ पर आया है, सीआर अकाउंट का क्रेडिट साइड में है। और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री आई है, 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोग सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट के नाम से एंट्री डालेंगे। और अमाउंट जो है सीआर अकाउंट वाला अमाउंट दैट इज 4,50,000 रुपीज डालेंगे। सो विल एंटर इट, दैट इज सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दैट इज 4 लाख रुपीज, 4,50,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में आप लोग को है, नेक्स्ट एंट्री में देखते अगेन, नेक्स्ट एंट्री में आपका ऐसे ही जनरल एंट्री में आपको सीआर अकाउंट जो है क्रेडिट साइड में है, और अपोजिट में कौन सी आई है, डेबिट साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट करके है। और सीआर अकाउंट अमाउंट कितना है, 12 लाख रुपीज। तो ये आप लोग सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में अपोजिट वाला नाम से, डेबिट साइड वाले नाम से डालोगे और अमाउंट 12 लाख रुपीज डालोगे जो कि सीआर अकाउंट का आपको मिला है। सो विल एंटर इन सीआर अकाउंट। तो सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रुपीज कॉलम में आएगा 12 लाख रुपीज, तो क्या आपको जनरल एंट्री में सीआर अकाउंट का अमाउंट मिला था। तो हमने यहाँ पर दो देख लिए, नाउ विल गो फॉर थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखते हैं, थर्ड जनरल एंट्री आपको सेम सीआर अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री आई है, बैंक अकाउंट। और सीआर अकाउंट का अमाउंट कितना मिला, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 43,000 रुपीज। सो विल एंटर इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय बैंक अकाउंट, 43,000 रुपीज यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट
नेक्स्ट में देख सकते हैं जनरल एंट्री नंबर 4 में आपको अपोजिट, इसमें आपको सीआर अकाउंट डेबिट साइड में मिला, क्रेडिट साइड में कौन सा मिला है, टू बैंक अकाउंट, और अमाउंट जो आपको एक ही अमाउंट है, दैट इज 1,80,000 रुपीज, दोनों का एक ही अमाउंट है। तो किधर डालेंगे, सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट करके डालेंगे 1,80,000 रुपीज। सो विल एंटर इट, सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट 1,80,000 रुपीज। आप लोग ब्रैकेट में लिख सकते हो टू बैंक अकाउंट के आगे प्रीफरेंस शेयर प्रीफरेंस डिविडेंड, बिकॉज ये वाली आपकी एंट्री जनरेटरी नंबर 4 में आपको प्रीफरेंस डिविडेंड वाला बोला गया था। तो टू बैंक अकाउंट लिखोगे, प्रीफरेंस डिविडेंड ब्रैकेट में लिखोगे और रुपीज कॉलम में लिखोगे 1,80,000 रुपीज। फिर इससे हम लोग ने यहाँ पर टिल 4 जनरल एंट्री देख ली। नाउ विल गो फॉर फिफ्थ जनरल एंट्री। फिफ्थ जनरल एंट्री में आपको सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में आपका है, अगेन इसमें आपको सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट करके आया, और राइट साइड कॉलम में कितना 2 लाख रुपीज आया, और अपोजिट एंट्री में कौन सी नाम से आई है, 12% डिबेंचर अकाउंट के नाम से है। तो हम लोग यहाँ पर सीआर अकाउंट में इसकी एंट्री डालते हैं, दैट इज सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा बाय 12% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा, बिकॉज ये आपके जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड में आ रहा था टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, और डेबिट साइड में 12% डिबेंचर अकाउंट करके एंट्री थी, और सीआर अकाउंट को कितना मिला था हम लोग को, 2 लाख रुपीज मिला। तो हम लोग ने यहाँ पर सेम उसकी एंट्री ऐसी ट्रांसफर करे अपोजिट वाले एंट्री के नाम से। फिर इससे हम लोग ने यहाँ पर टिल 5 जनरेटरी देख ली। नाउ विल गो फॉर 6 जनरेटरी। 6 जनरेटरी में आपको सेम सीआर अकाउंट आपको क्रेडिट साइड में आया, और रुपीज कितना आया, 90,000 रुपीज, और डेबिट साइड में कौन सी एंट्री है, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स। सो विल एंटर इन सीआर अकाउंट। तो सीआर अकाउंट क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर अकाउंट, रुपीज कॉलम में आएगा 90,000 रुपीज। फिर इसके बाद देखते हैं, इसके बाद आप लोग को जनरेटरी नंबर 7, इसमें आप देख सकते हो जैसे जनरेटरी नंबर 3 में था वैसे आप लोग का, जैसे जनरेटरी नंबर सॉरी जनरेटरी नंबर 4 में था वैसे सेम आपका जनरेटरी नंबर 7 में भी ऐसी ही है। आप लोग को सीआर अकाउंट डेबिट साइड में मिला है, और क्रेडिट में देख सकते हैं आपको 4 डिफरेंट टाइप के एसेट्स दिए गए, उसके अमाउंट दिए गए। अगर आप लोग ये चारों के चारों एसेट का टोटल करते हो तो आप लोग को डेबिट साइड में 60,60,000 रुपीज मिला है, वही आपको सही अमाउंट मिला है। इसलिए हम लोग यहाँ पर सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में ये चारों के चारों एसेट्स के अपने अपने अमाउंट लिख सकते हैं, बिकॉज अगर आप लोग इन चारों को ऐड ऑन करोगे तो आप लोग को जो सीआर अकाउंट में मिला डेबिट साइड में 60,60,000 रुपीज, ये अमाउंट आपको मिलेगा। तो इसलिए हम लोग सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में चारों के चारों एसेट्स के यहाँ पर लिखेंगे और उसके अपने अपने अमाउंट डालेंगे। सो विल एंटर इट। फर्स्ट देते हैं हम लोग क्या लिखा हुआ है, टू गुडविल अकाउंट, कितना 3 लाख रुपीज। सो विल एंटर इन सीआर अकाउंट, दैट इज सीआर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू गुडविल अकाउंट 3 लाख रुपीज। फिर उसके बाद कौन सा एसेट दिया गया है, उसके बाद दिया गया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 12 लाख रुपीज। सो विल एंटर इट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा। फिर नेक्स्ट एसेट है टू डिस्काउंट ऑन इश्यूअर शेयर्स अकाउंट, कितना 75,000 रुपीज। सो विल एंटर इट, टू डिस्काउंट ऑन इश्यूअर शेयर्स अकाउंट सीआर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा टू डिस्काउंट ऑन इश्यूअर शेयर्स अकाउंट 75,000 रुपीज। लास्ट एसेट बचा है टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट, कितना 85,000 रुपीज। ये किधर आया, क्रेडिट साइड में आया। तो लिखेंगे सीआर अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट 85,000 रुपीज। इसके बाद आप लोग की कोई और एंट्री है, नो। इसके बाद आप लोग की जनरल एंट्री नंबर 8 में ना, इसमें आपको सीआर अकाउंट कितना भी नहीं लिखा हुआ है, और नहीं इसके बाद आप लोग की कोई भी जनरल एंट्री नहीं है। तो अभी हमने यहाँ पर सारी की सारी एंट्री से कैपिटल रिडक्शन का ट्रांजेक्शन कर दिए। नाउ विद द टेक द टोटल फॉर बोथ साइड, डेबिट साइड का भी और क्रेडिट साइड का टोटल निकालते सीआर अकाउंट को लेकर। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग सीआर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल निकालते हैं। तो सबसे निकालते हैं 1,80,000 प्लस 3 लाख प्लस 12 लाख प्लस 85 सॉरी प्लस 75,000 प्लस 85,000। सो कितना मिलेगा आप लोगों को, ये चारों के चार सारे के सारे डेबिट साइड का जो रुपीस हम लोग को मिला है, सबका अमाउंट को यहाँ पर ऐड ऑन करते हैं, फिर हम लोग को डेबिट साइड टोटल इससे मिलेगा। आप लोग को डेबिट साइड का टोटल मिलेगा 18,40,000 रुपीज। आप लोग को सीआर अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल मिलेगा, दैट इज 18,40,000 रुपीज। अभी हम लोग ने सीआर अकाउंट की डेबिट साइड टोटल निकाल दी। नाउ विद द टेक द टोटल फॉर सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड का, दैट इज 4,50,000 प्लस 12 लाख प्लस 43,000 प्लस 2 लाख प्लस 90,000। कितना अमाउंट आप लोग को मिलेगा, आप लोग को मिलेगा 19,83,000 रुपीज। आप लोग को सीआर अकाउंट के क्रेडिट साइड का आपको टोटल मिलेगा, और डेबिट साइड को टोटल कितना मिला था, 18,40,000 रुपीज। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोग का जो है सीआर अकाउंट डेबिट साइड का टोटल आप लोगों को कम है। सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आप लोग को 18,40,000 रुपीज मिला है, और क्रेडिट में आप लोग को 19,83,000 रुपीज मिला है, यानी कि आपका ज्यादा अमाउंट सीआर अकाउंट की क्रेडिट में आ रहा है। तो आप लोग टेली में कौन सा अमाउंट लोगे,
credit side वाला amount that is 19,83,000 rupees. So we'll take the tally amount that is दोनों साइड आप लोग कितना आएगा, डेबिट साइड में आपको 19,83,000 रुपीज आएगा और क्रेडिट साइड में आपको 19,83,000 रुपीज आएगा। और जब हम लोग ने सीआर का डेबिट साइड टोटल किए थे तो आप लोग को 18,43,000 रुपीज आप लोगों को टोटल मिला था। तो अभी हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, अभी यहाँ पर आप लोग का डिफरेंस बैलेंसिंग डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है, सीआर को डेबिट साइड में आ रहा है। दैट इज जब भी आप लोग का सीआर में डेबिट साइड में बैलेंसिंग डिफरेंस आता है, इसका मतलब आप लोग का सीआर अकाउंट आप लोग का काफी हद तक आपका सही बना है। अमाउंट पर मत जाओ, आप लोगों ने जो एंट्री यहाँ पर डाले हो मतलब आपने सही डाले हो। अगर आप लोग क्रेडिट में डिफरेंस मिला सीआर अकाउंट के तो मतलब आपका कुछ गड़बड़ है, बिकॉज सीआर अकाउंट के क्रेडिट में आपको डिफरेंस नहीं मिलता है। मोस्टली आप लोग को सब में नहीं मिलता है रिलेटेड टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर। अगर आपको डेबिट से डिफरेंस में यानी कि आपका काफी हद तक सीआर अकाउंट आप लोग का सही बना है, तो यहाँ पर आप लोग को सीआर अकाउंट डेबिट साइड डिफरेंस मिल रहा है, बिकॉज आपका डेबिट साइड कम अमाउंट आ रहा है और क्रेडिट साइड आपका ज्यादा अमाउंट आ रहा है। तो टैली में हम लोग ने ज्यादा वाला अमाउंट यहाँ पर लिए दोनों साइड में। तो अभी हम लोग देखते हैं सीआर को डेबिट साइड में कितना टोटल मिला था, 18,40,000 मिला था और टैली में अमाउंट कितना क्रेडिट साइड का टोटल था 19,83,000 रुपीज। तो 19,83,000 रुपीज माइनस 18,40,000 इज इक्वल टू कितना मिलेगा आप लोग को, इज इक्वल्स टू 1,43,000 रुपीज आप लोग को बैलेंसिंग डिफरेंस मिला। यानी कि ये आपका डेबिट साइड का आपका डिफरेंस है। तो बैलेंसिंग डिफरेंस आपका डेबिट साइड मिला सीआर अकाउंट के, तो सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आपका बैलेंसिंग डिफरेंस अकाउंट के नाम से आता है, दैट इज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके। तो अब हम लोग लिखेंगे सीआर अकाउंट डेबिट साइड में टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर कितना मिला था 1,43,000 रुपीज। सो 1,43,000 रुपीज आप डालेंगे सीआर अकाउंट के डेबिट साइड के अमाउंट की कॉलम में 1,43,000 रुपीज। एंट्री आएगी टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर और अमाउंट कॉलम में आएगा 1,43,000 रुपीज। अभी आप लोग पूरा टोटल लिख सकते हो, सीआर अकाउंट डेबिट साइड का भी टोटल लोगे ना तो आप लोग को 19,83,000 रुपीज आप लोग को टोटल मिलेगा इंक्लूडिंग बैलेंस फिगर अमाउंट ऑल्सो। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर इससे सीआर अकाउंट में बना दिए। अभी मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि आपकी जनरल एंट्री में एक एंट्री ऐसी आती है जो आपके सीआर अकाउंट से रिलेट करती है। तो वो वाली एंट्री कैसी है, यहाँ पर देख सकते हैं सीआर अकाउंट में हम लोग कैसे करते हैं, जनरल एंट्री से सीआर अकाउंट में ट्रांजेक्शन डालते हैं। तो अभी जनरल एंट्री को लेकर ना आपको सीआर अकाउंट से जनरल एंट्री में अभी इसका एक एंट्री वाला ट्रांजेक्शन करना है। तो अभी हम लोग देखना है वो कौन सी एंट्री थी, आपका जो बैलेंस फिगर आता है ना सीआर अकाउंट में वो वाली एंट्री आपकी रहती है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको सीआर अकाउंट कहाँ पे मिल रहा है, सॉरी सीआर अकाउंट में आपको कैपिटल रिजर्व वाली एंट्री कहाँ पर मिल रही है, बैलेंस शीट फिगर वाली एंट्री कहाँ पे मिल रही है, डेबिट साइड में मिल रही है। तो ये जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड होगी, बिकॉज मैंने आपको क्या बताया था अपोजिट नाम से एंट्री ट्रांसफर करना रहता है सीआर अकाउंट के जो भी पर्टिकुलर साइड में। तो इसमें भी आपको अपोजिट वाले नाम से एंट्री ट्रांसफर करनी देगी जनरल एंट्री में। तो इसमें आप देख सकते हैं सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में बैलेंस फिगर वाली एंट्री आ रही है, दैट इज टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट आपका सीआर अकाउंट के डेबिट साइड में आ रहा है। तो ये आपका जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड हो जाएगा। और डेबिट साइड कौन सा आएगा, कौन से अकाउंट की बात हो रही है, कैपिटल रिजर्वेशन अकाउंट। तो ये आपका जनरल एंट्री में डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट और सेम अमाउंट आएगा, दैट इज 1,43,000 रुपीज। सो विल एंटर इन जनरल एंट्री। जो मैंने आपको बताया था स्पेस छोड़ा है वो स्पेस मैंने इसी के लिए छोड़ा था। सो यहाँ पर कितनी टोटल एक जर्नल एंट्री हो चुकी थी। नाउ विल एंटर द लास्ट जर्नल एंट्री, दैट इज जर्नल एंट्री नंबर 9। क्या आएगा, कैपिटल डोनेशन अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट रुपीज कॉलम में वही सेम अमाउंट आएगा 1,43,000 रुपीज और क्रेडिट साइड में आएगा टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, बिकॉज ये आपका कैपिटल डोनेशन अकाउंट डेबिट हो रहा था और जर्नल एंट्री में अपोजिट हो जाएगा, दैट इज क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट करके लिखेंगे। फिर क्रेडिट रुपीज कॉलम में आएगा 1,43,000 रुपीज। फिर अब इसका नरेशन लिखते हैं, बिंग बैलेंस ट्रांसफर। ये आपकी एकदम लास्ट जनरल एंट्री है। आप लोग जब भी जनरल एंट्री बनाते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो आपको सबसे लास्ट वाली जनरल एंट्री ये वाली डालनी रहती है, रिलेटेड टू बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वाली। अभी आप लोगों को जो है क्वेश्चन में कितना जनरल एंट्री बनाने बोला था, कैपिटल रिडक्शन को बनाने बोला था और बैलेंस शीट बनाने बोला था। तो हम लोगों ने जनरल एंट्री और कैपिटल रिडक्शन दोनों बना दिए। नाउ विल प्रिपेयर द लास्ट वन, दैट इज बैलेंस शीट। अभी हम लोग वो बनाते हैं। तो ये आपकी बैलेंस शीट है, शीतल लिमिटेड एंड reduced balance sheet as on 31st March 2025 आफ्टर रिकंस्ट्रक्शन। वर्टिकल फॉर्मेट में आपको बैलेंस शीट बनानी रहती है, दैट इज तीन कॉलम रहते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट कॉलम, रुपीज कॉलम। ये जो आपका नोट कॉलम है ना, ये आपको बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट्स के फॉर्म में काम आता है। नोट्स टू अकाउंट देख सकते हो, इस अकाउंट से हम लोग बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। और रुपीज ये उसका कॉलम रहता है जो कि आप लोगों को बैलेंस शीट के लिए काम आता है। बैलेंस शीट में आपकी जो जो पोस्टिंग आपकी रहती है उसमें जिसमें आपको कोई ट्रांजेक्शन लगता है इंपॉर्टेंट है या फिर उसका डिटेल ट्रांजेक्शन करना है, तो आप लोग को उसकी पोस्टिंग नोट्स रिकॉर्ड में डालनी रहती है और उसका डिटेल यहाँ पर इंफॉर्मेशन डालनी रहती है जो कि आप लोग क्वेश्चन में दी जाती है। और उसके बेस पर आप लोग को जर्नल एंट्री में उसका पोस्टिंग में उसका अमाउंट डालना रहता है नोट करके, और उसका रुपीज कॉलम में उसका अमाउंट डालना रहता है जो कि हम लोग को नोट्स रिकॉर्ड में उसका अमाउंट मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इस फॉर्मेट से हम लोग यहाँ पर बैलेंस शीट बनाते हैं, दैट इज पर्टिकुलर, नोट कॉलम, रुपीज कॉलम।
बैलेंस शीट आपको मालूम है 2 पार्ट में डिवाइड होती है, एक लायबिलिटीज़ पार्ट में और एक एसेट्स पार्ट में। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले आएगा नंबर नंबर 1 आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज़। क्या आएगा बैलेंस शीट में सबसे नंबर 1 पर है नंबर 1 इक्विटी लायबिलिटीज़। इक्विटी लायबिलिटीज़ में 3 टाइप की लायबिलिटीज़ आती है। एक आता है आपका शेयर होल्डर्स फंड, एक आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़, एक आता है करंट लायबिलिटीज़। तो सबसे नंबर 1 डालते हैं। फर्स्ट आएगा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, एक रहता है शेयर कैपिटल और एक रिजर्व सरप्लस। तो नंबर ए आप सबसे लेते हैं, इस नंबर ए शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल जब भी आप लोग बैलेंस शीट बनाते हो ना, तो आप लोग को 3 चीज़ कंसीडर करनी है, दैट इज़ एक आपकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट और एक आपकी जर्नल एंट्री और एक कैपिटल रिडक्शन एक एक आपका जो बैलेंस फिगर रहता है, वो आपका बैलेंस शीट में आप लोगों को काम आता है। एक ही पोस्टिंग को लेकर आप काम आता है। बाकी जो आप लोग की सारी जो ऑलमोस्ट आप लोग की जो ट्रांज़ैक्शन रहता है बैलेंस शीट में, वो आपका क्वेश्चन की बैलेंस शीट का लेकर और जर्नल एंट्री को लेकर आपका मैटर करता है। तो अब ये सबसे पहले शेयर कैपिटल देखते हैं। नंबर ए क्या आएगा? शेयर कैपिटल। तो हम लोग देखते हैं आप लोग की शेयर कैपिटल में मतलब क्या कितने टाइप के शेयर्स देंगे, उसके बेस पर हम लोग को यहाँ पर इसका डीडी ट्रांज़ैक्शन करना रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में डालकर, फिर यहाँ पर शेयर कैपिटल से टोटल अमाउंट लिखना रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कौन से शेयर्स दिए गए। क्वेश्चन बैलेंस शीट आप देख सकते हैं लायबिलिटीज में हमको 2 टाइप के शेयर्स दिए गए, इक्विटी शेयर्स दिया गया और एक प्रेफरेंस शेयर्स। तो सबसे हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स देखते हैं। क्या बोला गया यहाँ पर लायबिलिटी में 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। अभी ये आपका क्या है लायबिलिटी, लायबिलिटी को नॉर्मल क्या रहता है, उसका रूल क्या नॉर्मली लायबिलिटी को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस रहते हैं, लेकिन जब उसकी वैल्यू घटती है तो वो डेबिट होता है जर्नल एंट्री में, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो हम लोगों को क्या बैलेंस शीट में करना रहता है, आप लोग को देखना रहेगा जो आपके क्वेश्चन में जो भी बैलेंस शीट आपको सिर्फ लायबिलिटी को दी गई है, तो आप लोग को उसकी एंट्री अगर बैलेंस शीट में डालनी है तो आप लोग को देखना है उस पर्टिकुलर लायबिलिटी को लेकर जर्नल एंट्री में कैसे ट्रांजैक्शन हुआ है। अगर वो पर्टिकुलर लायबिलिटी जो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में दी गई है, वो पर्टिकुलर लायबिलिटी आपकी जर्नल एंट्री में डेबिट हुई है, तो आपको माइनस करना है, और अगर क्रेडिट हुई है तो ऐड करना है। तो अभी देखते हैं हम लोग क्यूमुलेटिव 12% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर रुपीज 100 ईच फुल्ली पेड। ये आपका जर्नल एंट्री में क्या हुआ, अगर ये डेबिट हुआ रहेगा तो माइनस करेंगे, अगर क्रेडिट हुआ रहेगा तो ऐड करते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर बैलेंस शीट में जर्नल एंट्री में क्या हुआ है इसका। सबसे पहले देख सकते हो जर्नल एंट्री नंबर 1 में इसका दिया गया है, दैट इज 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये आपका जो क्वेश्चन की बैलेंस शीट में था वही सेम यहाँ पर था। कितना अमाउंट था 15 लाख, बैलेंस शीट आपको 15 लाख रुपीज दिया गया था, तो ये यहाँ पर डेबिट हो रहा है। तो मतलब क्या लाइबिलिटी, क्या लाइबिलिटी जब भी डेबिट होती है तो माइनस होती है, और जब क्रेडिट होती है तो ऐड होती है। तो ये आपका जो है डेबिट हो रहा है यहाँ पर जर्नल एंट्री में, तो बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट और ये वाली एंट्री नहीं आएगी। मतलब ये और 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वाला एंट्री इंटरेस्ट नहीं होगा जी बैलेंस शीट में। लेकिन देख सकते हो उसके नीचे फॉर्म नंबर देखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये आपका नया वाला प्रेफरेंस शेयर दिया, कितना दिया गया है? ये आपको क्रेडिट साइड आ रहा है, दैट इज टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज 10,50,000 रुपीज। ये जो आपका नया प्रेफरेंस शेयर है और एक क्रेडिट हो रहा है, और लाइबिलिटी क्या है, लाइबिलिटी को नॉर्मली डेबिट क्रेडिट बैलेंस होते हैं, सॉरी लाइबिलिटी को नॉर्मली क्रेडिट बैलेंस होते हैं, और जब उसकी वैल्यू घटती है तो वो डेबिट होता है, और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर ये वाला लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है, टू 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आपका क्रेडिट हो रहा है। तो मतलब का ये बैलेंस शीट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा, दैट इज 10,50,000 रुपीज है, तो ये बैलेंस शीट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। सो वी टेक दिस इन केस ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स फॉर बैलेंस शीट। तो हम लोग नोट्स टू अकाउंट्स में डालते हैं सबसे पहले। ये आपको नोट्स टू अकाउंट्स सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल तो आपको क्या आपको जो शेयर कैपिटल में आपको एक ही टाइप के शेयर एंटर करने रहते हैं, दैट इज इशूड एंड सब्सक्राइब। जितने भी शेयर आपके होने चाहिए वो आपको इशूड एंड सब्सक्राइब होने चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नंबर ए पर आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर्स और ₹70 ईच, बिकॉज़ जो आपकी स्कीम दी गई थी, जो हम लोगों ने जनरल एंट्री में क्रेडिट साइड जो आपको डाले थे, वो आपकी स्कीम के मुताबिक डाले थे, और स्कीम में जो है नए वाले प्रेफरेंस शेयर दैट इज़ 10% प्रेफरेंस शेयर्स की वैल्यू कितनी दी गई थी? ₹70 दी गई थी। तो ये आपका क्या आएगा यहाँ पर नंबर ए पर आएगा 10% प्रेफरेंस शेयर ₹70 ईच। कितनी वैल्यू मिली थी जनरल एंट्री में हम लोग को? 10,50,000 सो रुपीज़ कॉलम में लिखेंगे 10,50,000। इससे हम लोग ने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट कर दिए। नाउ विल गो फॉर इक्विटी शेयर्स। तो हम लोग देखते हैं लाइक क्वेश्चन की बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर्स को लेके क्या बोला गया। इक्विटी शेयर्स और रुपीज 10 ईच फुल्ली पेड, कितना वैल्यू दी गई 30 लाख रुपीज, और नंबर इक्विटी शेयर्स कितने यहाँ पर 30 लाख डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 3 लाख। 3 लाख यहाँ पर नंबर इक्विटी शेयर्स हुए। और यहाँ पर जनरल एंट्री देखते हैं, यहाँ वाला सेम टू सेम ये वाला इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कहाँ पर आएगी, डेबिट हो रही है तो माइनस हो जाएगा, क्रेडिट हो रही है तो ऐड होगा। सो विल सी दैट फर्स्ट। तो जनरल एंट्री नंबर 2 में देख सकते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट अमाउंट कॉलम में कितना 30 लाख रुपीस आ रहा है, तो यहाँ पर ये वाला जो है क्वेश्चन बैलेंस शीट आपको जो इक्विटी शेयर दिया गया था वो यहाँ पर डेबिट हो गया, तो ये आपकी लाइब्रेरी डेबिट हुई है, तो मतलब ये पूरी तरह से माइनस हो जाएगी इन केस ऑफ बैलेंस शीट को लेकर। लेकिन इसके फॉर्म बाद नीचे क्रेडिट वाला एक इक्विटी शेयर दिया गया, दैट इज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये कितना क्रेडिट अमाउंट कॉलम में कितना दिया 18 लाख रुपीज,
और स्कीम में इसका मुताबिक क्या बोला गया था, स्कीम में देख सकते हो, स्कीम में बोला गया था कि स्कीम नंबर 2 में इक्विटी शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड टू ₹6 ईच फुल्ली पेड। यानी कि मतलब इसकी वैल्यू पहले ₹10 थी, अभी 6 वैल्यू होगी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था जनरल एंट्री के टाइम पर। तो मतलब ये ₹6 के मुताबिक यहाँ पर इक्विटी शेयर्स लगाया गया, नए वाले इक्विटी शेयर्स, और ये यहाँ पर क्रेडिट हो रहे हैं। और लाइबिलिटी क्या है, जब भी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो वो बढ़ती है, तो ये जनरल एंट्री में इसकी एंट्री आएगी, बिकॉज ये यहाँ पर लाइबिलिटी क्रेडिट हो रही है, तो हम लोग जनरल एंट्री में, सॉरी, बैलेंस शीट में लेंगे दिस इक्विटी शेयर्स को लेकर, बिकॉज ये यहाँ पर क्रेडिट होती है जनरल एंट्री में, तो बैलेंस शीट में हम लोग ये वाला इक्विटी शेयर कंसिडर करेंगे, दैट इज 18 लाख रुपीज का, और हर एक शेयर की वैल्यू ₹6 है उसके मुताबिक। सो वी टेक दिस इन नोट केस और नोट्स टू अकाउंट फॉर बैलेंस शीट। तो नोट्स टू अकाउंट नंबर भी लिखेंगे, नंबर इक्विटी शेयर्स कितने में लेते हैं, 3 लाख, सो 3 लाख इक्विटी शेयर्स और ₹6 की स्कीम में कितनी वैल्यू दी गई थी, ₹6 दिया गया, सो नंबर बी आएगा 3 इक्विटी शेयर्स और ₹6 ईच। जनरल एंट्री में कितनी वैल्यू मिली थी, 18 लाख रुपीज, तो यहाँ पर आएगा रुपीज कॉलम में 18 लाख रुपीज। इसके बाद आप लोगों को कोई और दिए गए, इसके बाद आप लोगों को कोई और शेयर्स, नो, इसके बाद आप लोगों को कोई भी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स वगैरह नहीं दिए गए। अभी हम लोग डायरेक्टली शेयर कैपिटल टोटल निकालते हैं नोट्स टू अकाउंट सबसे पहले। सो टोटल आएगा शेयर कैपिटल का 10,50,000 रुपीज, प्रेफरेंस शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का 18 लाख रुपीज, सो 10,50,000 प्लस 18 लाख इज इक्वल टू 28,50,000 रुपीज। शेयर कैपिटल टोटल कितना मिला, 28,50,000 रुपीज। और ये कौन सा था, नोट नंबर 1 था शेयर कैपिटल का, तो हम लोग पहले से यहाँ पर एंटर करते हैं। तो क्या आएगा, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर ए लिखे थे शेयर कैपिटल, फिर नोट में आएगा नोट नंबर 1, और रुपीज कॉलम में कितना टोटल मिला था, 28,50,000 रुपीज, सो 28,50,000 रुपीज यहाँ पर एंटर करेंगे। अभी शेयर होल्डर्स फंड का एक पार्ट हो गया, नाउ विल गो फॉर बी 1, दैट इज बी आएगा रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस, तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन की बैलेंस शीट में देखते हैं रिजर्व सरप्लस आप लोग कुछ दिया है कि नहीं, आप लोग को जनरल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व वगैरह कुछ दिया है कि नहीं, आप लोग को लायबिलिटी साइड में कोई भी आपको रिजर्व नहीं दिया गया है। लेकिन अभी हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में, अगर आप लोग कोई भी बैलेंस शीट, आपको कोई भी एसेट्स को लेकर या लायबिलिटीज को लेकर कोई भी, अगर आप लोगों को किसी चीज को लेकर एकदम खाली कुछ नहीं दिया गया, तो आप लोग को जनरल एंट्री कंसिडर करनी है। बिकॉज मैंने आपको इससे पहले जो लेक्चर हुआ था एक संदीप लिमिट को लेकर, उसमें मैंने आपको बताया था, जब आप लोग नई वाली बैलेंस शीट बनाते हो, क्वेश्चन बोला जाता है, तो आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट को लेकर और जनरल एंट्री दोनों को लेकर कंसिडर करना है। अगर आप लोग को कोई एक एंट्री बैलेंस शीट में नहीं मिली, तो आपको जनरल एंट्री में वो एंट्री मिलेगी। अगर वो जनरल एंट्री में नहीं मिली, तो आप लोग को पूरी तरह से माइनिमाइज करना है, यानी कि बैलेंस शीट में आपको वाली नई वाली बैलेंस शीट में आपको वाली एंट्री डालनी नहीं है। अगर आपको बैलेंस शीट में, सॉरी, जनरल एंट्री में वाली एंट्री डाल मिल रही है, तो उसको आपको नई वाली बैलेंस शीट में कंसिडर करना है। तो अभी रिजर्व सरप्लस, अभी देखते हैं हम लोग को क्वेश्चन की बैलेंस शीट में आपको रिजर्व सरप्लस नहीं मिला है, तो हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में आपको मिल रहा है कुछ रिजर्व सरप्लस। यस, देख सकते हैं आप लोग जनरल एंट्री नंबर 9 में आप पर आपको क्या दिया गया, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये जो आपका टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट है, ये आपका एक तरह का रिजर्व सरप्लस ही है, रिजर्व लिखा है यहाँ पर, तो रिजर्व सरप्लस यहाँ पर क्या दिया है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी और ये यहाँ पर क्रेडिट हो रही है। और लाइबिलिटी क्या है, जब भी लाइबिलिटी क्रेडिट होती है तो वो ऐड होती है, सो 1,43,000 रुपीज आप लोग का रिजर्व सरप्लस में ऐड हो जाएगा फॉर इन केस ऑफ बैलेंस शीट। तो ये आपका क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपका रिजर्व सरप्लस में आएगा। सो विल टेक दिस इन फर्स्ट नोट्स टू अकाउंट में डालेंगे, दैट इज नोट स्टॉक में आएगा नंबर 2 रिजर्व सरप्लस। फिर रिजर्व सरप्लस में यहाँ पर डालेंगे कैपिटल रिजर्व, जो कि आपको जनरल एंट्री मिला टू कैपिटल रिजर्व काउंट करके, सो कैपिटल रिजर्व यहाँ पर डालेंगे, कितना अमाउंट था, 1,43,000 रुपीज, सो रुपीज कॉलम में लिखेंगे 1,43,000 रुपीज। और एक कौन सा था, नोट नंबर 2 था, सो विल एंटर दिस इन बैलेंस शीट। तो लिखेंगे यहाँ पर नंबर बी रिजर्व सरप्लस, नोट कॉलम में लिखेंगे 2 और रुपीज कॉलम में लिखेंगे 1,43,000 रुपीज। इससे आप लोग का जो शेयर होल्डर्स फंड कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इक्विटी लाइबिलिटीज का, दैट इज नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पर सेकंड आएगा नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटीज से सबसे पहले ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आप लोग को देखते हैं, तो आप लोग का लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है, आपका जो आपको सिक्योर्ड लोन होते हैं, डिबेंचर्स, ये सब आपके लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन वैल्यूशन आपको कौन से लॉन्ग टर्म बोरिंग्स दिए गए। देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन वैल्यूशन आपको एक टाइप का लॉन्ग टर्म बोरिंग दिया, दैट इज 12% डिबेंचर आपको दिया गया है, कितना 15 लाख रुपीज उसका वैल्यू है। तो हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड हुआ है तो ये पूरी तरह से डिडक्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो रहा है तो ये ऐड होगा। तो हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में कहाँ पर आया है। देख सकते हैं जनरल एंट्री नंबर 5 में सेम ये 12% डिबेंचर अकाउंट 15 लाख रुपीज ये आपका डेबिट हो रहा है, और लाइबिलिटी क्या है, जब भी डेबिट होती है तो पूरी डिडक्ट हो जाती है, तो ये आपका बैलेंस शीट में नहीं आएगा, बिकॉज 12% डिबेंचर अकाउंट पूरी तरह से पूरे अमाउंट से यहाँ पर डेबिट हो रहा है जनरल एंट्री में, तो ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा फॉर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग्स को लेकर। लेकिन देख सकते हैं उसके उसी के नीचे यहाँ पर क्रेडिट साइड में 2 15% डिबेंचर अकाउंट आ रहा है, तो ये 2 15% डिबेंचर अकाउंट है, यानी कि ये भी डिबेंचर एक तरह का, ये भी आपका लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में आएगा बिकॉज ये डिबेंचर है। तो ये आपका
बैलेंस शीट में यहाँ पर ऐड हो जाएगा बिकॉज़ ये क्रेडिट हो रहा है और लायबिलिटी क्या है, जब भी लायबिलिटी क्रेडिट होती है तो वो ऐड हो जाती है। कितना वैल्यू दी गई 8 लाख रुपीज़। तो ये आपका फॉर इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म बोनस बैलेंस शीट को लेकर ये आपका ऐड हो जाएगा दैट इज़ 15% डिबेंचर अकाउंट 8 लाख रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पर सबसे नोट्स अकाउंट में यहाँ पर इसका एंटर करेंगे, फिर बैलेंस शीट में आप उसकी एंट्री डालेंगे। तो नोट्स होगा सर नंबर 3 आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दैट इज 15% डिबेंचर जो कि हम लोग को जनरेटेड नंबर 5 में मिला था क्रेडिट साइड में। सो 15% डिबेंचर्स कितना मिला था, वैल्यू थी 8 लाख रुपीज। सो रुपीज कॉलम में कितना 8 लाख रुपीज आएगी और नोट्स अकाउंट में कितना नोट नंबर 3 है। सो विल एंटर दिस इन बैलेंस शीट दैट इज नॉन करंट लायबिलिटीज में ए आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नोट कॉलम में आएगा नोट 3, रुपीज कॉलम में कितना 8 लाख रुपीज यहाँ पर रुपीज 8 लाख रुपीज यहाँ पर आएगा जो कि हम लोग को नोट्स अकाउंट में मिला था। अभी से आपका जो है लॉन्ग नॉन करंट लायबिलिटीज भी हो गया। नाउ विल गो फॉर थर्ड पार्ट लास्ट दैट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी सबसे पहले क्या आता है, नंबर ए आएगा ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स मतलब क्या, जो कि आपको क्वेश्चन बैलेंस में बिल्स पेबल दिया गया है या फिर क्रेडिट्स दिया गया, वो सब आपका ट्रेड पेबल्स होता है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन बैलेंस में आपको क्या दिया गया है, जर्नल एंट्री में, सॉरी क्वेश्चन बैलेंस शीट में क्या दिया गया। लायबिलिटीज में आपको क्रेडिटर्स दिया गया है, ये आपका ट्रेड पेबल्स में आता है और आपको ओनली एक ही दिया है ट्रेड पेबल्स दैट इज 15 लाख रुपीज। इसको लेकर हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्री में कुछ दिया कि नहीं, इसका कुछ ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं जर्नल एंट्री में। हम्म, जर्नल एंट्री में देख सकते हैं आपका आउट ऑफ द टोटल 9 जर्नल एंट्रीज आप लोगों का एक भी ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको कुछ हुआ नहीं है। और ये जर्नल कितना अमाउंट है, सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट लाइबिलिटीज में 15 लाख रुपीज, यानी कि ये जो आपका ओनली बैलेंस शीट क्वेश्चन बैलेंस शीट में आपको मिला है और जर्नल एंट्री में इसलिए कोई स्कीम में के अकॉर्डिंग इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, यानी कि ये पूरा का पूरा अमाउंट बैलेंस शीट में पूरी तरह से ऐड हो जाएगा। यानी कि ये आपका ट्रेड पेबल से पूरी तरह से अमाउंट और सेम एंट्री आएगी इन केस ऑफ बैलेंस शीट फॉर ट्रेड पेबल्स। सो विल एंटर दिस इन डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करेंगे बैलेंस शीट को। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं दैट इज नंबर ए ट्रेड पेबल्स आएगा, फिर उसके ब्रैकेट में लिखेंगे आगे दैट इज सन्ड्री क्रेडिटर्स बिकॉज क्वेश्चन बैलेंस शीट आपको डायरेक्टली यहाँ पर दिया गया, तो यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर एंटर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स बिकॉज आपको कोई जर्नल एंट्री में कुछ इसका नहीं दिया गया, स्कीम के अकॉर्डिंग कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। तो कितना हम लोग को क्वेश्चन बैलेंस शीट में मिला दिया था 15 लाख रुपीज, तो रुपीज कॉलम में लिखेंगे 15 लाख रुपीज। नोट में कुछ डालेंगे बिकॉज हम लोग ने इसमें कोई नोट्स टू में कुछ यहाँ पर उसका ट्रांजेक्शन एंटर नहीं किए, कोई डिटेल उसका कैलकुलेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन कुछ किए नहीं, तो यहाँ पर उसका कुछ नहीं नोट में डालेंगे। कितना 15 लाख रुपीज यहाँ पर हो गया। इससे जो आप लोग का इक्विटी लाइबिलिटीज के सारे के सारे पार्ट हो गए, शेयर होल्डर्स फंड, नॉन करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज। अभी हम लोग टोटल निकालते हैं, इक्विटी लाइबिलिटीज का टोटल निकालते हैं। फर्स्ट विल टेक द फॉर इक्विटी लाइबिलिटीज। तो टोटल कितना आएगा 28,50,000 प्लस 1,43,000 प्लस 8 लाख प्लस 15 लाख, कितना आपको टोटल मिलता है। टोटल इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 52,93,000 रुपीज। टोटल लाइबिलिटीज इज इक्वल्स टू 52,93,000 रुपीज आप लोग को टोटल मिला है बैलेंस शीट का। इससे आप लोग की लाइबिलिटीज कंप्लीट हो गई। अभी हम लोग सेकंड पार्ट में देखते हैं दैट इज सेकंड पार्ट आता है एसेट्स। एसेट्स आपके दो टाइप के आते हैं बैलेंस शीट में, एक नॉन करंट एसेट्स आता है और एक करंट एसेट्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स देखते हैं। नंबर 1 आएगा फर्स्ट नंबर दैट इज नॉन करंट एसेट्स। उसमें नंबर ए आता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जो कि आपका मोस्टली यहाँ पर कॉमन रहता है। जबकि आप इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को लेकर बैलेंस शीट आप बनाते हो नई वाली, तो उसके में आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आता है एसेट्स के अंदर नॉन करंट एसेट्स को लेकर। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डालेंगे, नंबर ए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको कौन से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दिए गए। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट दो टाइप के आते हैं, एक रहता है आपका टेंजिबल फिक्स एसेट और एक टेंजिबल इन फिक्स एसेट्स। तो हमने सबसे पहले टेंजिबल फिक्स एसेट देखते हैं। टेंजिबल फिक्स एसेट आपको कितने मिलेंगे क्वेश्चन की बैलेंस शीट में। एक्सेस में कौन सा दिए गए टेंजिबल फिक्स एसेट्स, एक आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फीचर्स, ये तीनों आपके जो है टेंजिबल फिक्स एसेट है। लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 28 लाख रुपीस है, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट 5 लाख है और फर्नीचर फीचर्स का अमाउंट 8 लाख रुपीस है। तो हम लोग देखते हैं ये जनरल एंट्री में ये तीनों की तीनों एसेट्स कहाँ पर हुए हैं और क्या हुआ है। एसेट्स का रूल क्या है, एसेट्स को नॉर्मली डेबिट बैलेंस रहते हैं और जब उसकी वैल्यू बढ़ती है तभी वो डेबिट होता है और जब उसकी वैल्यू घटती है तो क्रेडिट होता है। तो हम लोग ये तीनों की तीनों एसेट देखते हैं कहाँ पर है। अगर जनरल एंट्री में डेबिट साइड हुए तो इसकी वैल्यू ऐड होगी बैलेंस शीट को लेकर, और अगर जर्नल एंट्री में क्रेडिट हुए तो इसकी वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी बैलेंस शीट को लेकर। तो हमने देखते हैं ये तीनों की तीनों एसेट्स कहाँ कहाँ पर आए कैसे आए। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर फिक्चर्स। आप देख सकते हैं जर्नल एंट्री नंबर 5 में आप देख सकते हैं आपका जो है 12% डिबेंचर अकाउंट टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बोला गया है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो है टेंजिबल फिक्स एसेट है और ये आपका क्रेडिट हो रहा है। एसेट का रूल क्या है? एसेट को नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है और जब उसकी वैल्यू ऐड होती है तो वो डेबिट होता है और जब उसकी वैल्यू डिडक्ट होती है तो वो माइनस होता है। सॉरी, जब उसकी वैल्यू डिडक्ट होती है तो वो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर एसेट यहाँ पर क्रेडिट साइड आ रहा है, तो मतलब इसकी वैल्यू डिडक्ट हो जाएगी बैलेंस शीट को लेकर। और इसकी वैल्यू कितनी दी क्वेश्चन की बैलेंस शीट में? 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज इसकी क्वेश्चन की बैलेंस शीट इसकी वैल्यू दी गई, यानी कि पूरे के पूरे अमाउंट से यहाँ पर जर्नल एंट्री में क्रेडिट हो रहा है। तो मतलब भाई पूरी तरह से ये एसेट डिडक्ट हो जाएगा। ये पूरा एसेट यहाँ पर टेंजिबल फिक्स एसेट के अंदर आएगा नहीं बैलेंस शीट को लेकर। फिर बचे कौन से दो एसेट? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सॉरी, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, पिक्चर्स। देख सकते हैं फिर हम लोग को कोई नहीं, उससे आप लोगों को कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ जर्नल एंट्री को लेकर, यानी कि जैसे हम लोग ने क्रेडिटर के टाइम पर किए थे लाइबिलिटी के टाइम पर, वैसे हम लोग को लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फ्यूचर के टाइम पर करना है। वो पूरा की पूरा अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है बैलेंस शीट में। तो क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट 28 लाख रुपीज है, फर्नीचर फिक्चर्स का अमाउंट 8 लाख रुपीज है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले इसका नोट्स टू कॉस्ट में इसका अमाउंट एंटर करते हैं। देन वी टेक द टोटल फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। तो यहाँ पर नोट्स टू कॉस्ट में आएगा, नोट नंबर 4 आएगा, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। इसमें सबसे पहले लिखेंगे नंबर ए, फर्नीचर फिक्सचर्स। बैलेंस शीट में अमाउंट 8 लाख रुपीज था, सो यहाँ पर एंटर करेंगे रुपीज कॉलम में 8 लाख रुपीज। नंबर बी आएगा लैंड एंड बिल्डिंग, रुपीज कॉलम में लिखेंगे उसका अमाउंट, दैट इज 28 लाख रुपीज। अभी इससे आप लोग का जो है टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो गया। ना फिर अभी हम लोग यहाँ पर इसका टोटल निकालते हैं टेंजिबल फिक्स एसेट्स का, दैट इज टोटल आएगा 36 लाख रुपीज। रुपीस कॉलम में कितना लेंगे? 36 रुपीज। ये आपका जो है टेंजिबल एसेट्स का था। यहाँ पर आपको लिखने की जरूरत है टेंजिबल फिक्स। आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर मैंने आपको बताया, आपको लिखने की जरूरत नहीं प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के अंदर कि आप लोग का टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, तीन टेंजिबल फिक्स एसेट्स है, वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन में इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स को लेकर कुछ यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है बैलेंस शीट को लेकर, या नहीं कुछ आपका कुछ डिडक्ट नहीं हुआ, आपका पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पर बैलेंस शीट में उसका अमाउंट पूरी तरह से यहाँ पर ट्रांजेक्ट हुआ है, तो आपको इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स भी लिखना पड़ेगा। और आपको दोनों को अलग डालना पड़ेगा, टेंजिबल फिक्स एसेट को अलग डालना पड़ेगा, इंटेंजिबल फिक्स एसेट को अलग डालना पड़ेगा, और उसका टोटल निकालकर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर टोटल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग का ऐसा नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली इसका अमाउंट टोटल निकाल सकते हो। तो अभी हम लोग ने यहाँ पर इंटेंजिबल सॉरी टेंजिबल फिक्स एसेट देख लिया। नाउ विल गो फॉर इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। देखते हैं इंटेंजिबल फिक्स एसेट कौन से दिए गए हैं। एक गुडविल दिया गया है, और बस यही है। ये ओनली आपका गुडविल जो आपका इंटेंजिबल फिक्स एसेट कितना? 3 लाख रुपीज। तो हम लोग देते हैं जनरेटरी में कहाँ पर आ रहा है, अगर इसलिए कोई भी स्कीम यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुआ गया। यस, देख सकते हो जनरल एंट्री नंबर 7 में आपको क्या हुआ है, यहाँ पर टू गुडविल अकाउंट, यानी कि यहाँ पर गुडविल क्रेडिट हो रहा है, टू गुडविल अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है। कितना? सेम अमाउंट से जो कि बैलेंस शीट में था, 3 लाख रुपीज। यानी कि पूरी तरह से रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो मतलब ये वाला आपका एसेट जो आप लोग का बैलेंस शीट में यहाँ पर आएगा नहीं, बिकॉज ये पूरे अमाउंट से यहाँ पर रिटर्न ऑफ हो रहा है। तो मतलब आप लोग बैलेंस शीट में ये वाला एसेट और उसका अमाउंट यहाँ पर एंटर करोगे नहीं, यानी कि आपका इंटेंजिबल फिक्स यहाँ पर आएगा नहीं। ओनली आपका जो है टेंजिबल फिक्स हम लोग यहाँ पर डालेंगे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर। सो विल टेक द दैट एसेट, दैट इज प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट। कितना टोटल मिला था हम लोग को नोट्स टू अकाउंट्स में? 36 लाख रुपीज। और कौन सा था? नोट नंबर 4। सो विल एंटर दिस इन केस ऑफ बैलेंस शीट, दैट इज नंबर ए आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट। नोट में लिखेंगे नोट नंबर 4, रुपीज कॉलम में 36 लाख रुपीज लिखेंगे, 36 लाख रुपीज। इससे हम लोग ने यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स कर लिए। नाउ विल गो फॉर सेकंड पार्ट, दैट इज सेकंड पार्ट आएगा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में भी यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे नंबर ए आएगा इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज व्हाट मतलब इन्वेंट्रीज में, इन्वेंट्रीज का मतलब स्टॉक होता है। तो हम लोग देते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट को लेकर स्टॉक को लेकर क्या बोला गया है। एसेट से तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग को यहाँ पर स्टॉक को लेकर क्या बोला गया है। स्टॉक को लेकर आप देख सकते हैं आपको कितना दिया गया, स्टॉक इज इक्वल टू 6 लाख रुपीज। एसेट में यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी? स्टॉक की वैल्यू 6 लाख रुपीज दी गई है। अभी हम लोग देखते हैं जनरल एंट्री में इसलिए कोई ट्रांजेक्शन हुआ है क्या स्टॉक का मामले? नहीं, आपको स्टॉक से कोई ट्रांजेक्शन हुआ, यानी कि इन्वेंट्री से रिलेटेड आपको कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ नहीं हुआ है। तो मतलब ये पूरा का पूरा जो अमाउंट है आपका बैलेंस शीट में यहाँ पर एंटर करेंगे, और जो उसकी इन्वेंट्रीज वाली एंट्री थी वो भी यहाँ पर बैलेंस शीट में उसकी पोस्टिंग करेंगे। सो विल देख दिस इन बैलेंस शीट डायरेक्टली। डायरेक्ट यहाँ पर जाते हैं नोट्स यहाँ पर आपको जाने की जरूरत नहीं, बिकॉज आपका कोई भी इसका ट्रांजेक्शन नहीं हुआ जर्नल एंट्री में। सो नंबर ए आएगा करेक्ट, इसमें नंबर ए आएगा इन्वेंट्रीज। ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे, ब्रैकेट में स्टॉक लिखेंगे। बैलेंस शीट अमाउंट कितना था? 6 लाख रुपीज। तो रुपीज कॉलम में यहाँ पर 6 लाख रुपीज लिखेंगे। नोट कॉलम में पूरा यहाँ पर इसको खाली छोड़ देंगे, कुछ नहीं यहाँ पर लिखेंगे। इससे आप लोग करेंट इसका एक ए पार्ट हो गया। नाउ विल गो फॉर बी पार्ट, दैट इज बी पार्ट आता है ट्रेड रिसीवर्स। ट्रेड रिसीवर्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन बैलेंस शीट ट्रेड रिसीवर्स को लेकर क्या बोला गया। ट्रेड रिसीवर्स आगे दो टाइप के आता है, एक बिल रिसीवेबल आता है और एक सन्डे डेटर्स। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में आपको एसएस को लेकर दोनों में लेकर क्या बोला गया। एसएस में आप देख सकते हो आपको यहाँ पर दिया गया डेटर्स, यहाँ पर दिया गया, यानी कि सन्डे डेटर्स ये आपका ट्रेड रिसीवर्स में आता है। तो कितना दिया गया? 10,90,000 रुपीज।
इसके अलावा आप लोग कोई और ट्रेड रिसीवर्स दिया गया है? नहीं। आपको ओनली एक ही ट्रेड रिसीवर्स दिया गया, दैट इज 10,90,000 रुपीज। तो हम लोग देखते हैं आपका जनरल एंट्री में कहाँ पर आ रहा है। अगर डेबिट साइड आ रहा है तो ऐड होगा, क्रेडिट साइड आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं इस फील्ड को आपको जनरल एंट्री को ट्रांजेक्शन दिया है क्या। जनरल एंट्री में आपको डेप्टर से लेकर कोई ट्रांजेक्शन नहीं दिया है, और जो उसका अमाउंट है 10,90,000 रुपीज, उसको लेकर भी कुछ नहीं बोला गया, यानी कि पूरा पूरा अमाउंट आपका बैलेंस शीट डायरेक्टली आएगा, जैसे हम लोग ने इन्वेंट्रीज के टाइम पर किए थे। सो वी टेक दिस इन बैलेंस शीट डायरेक्टली। दैट इज नंबर बी आएगा ट्रेड रिसीवर्स, ब्रैकेट में लिखेंगे दैट इज डेटर्स। कितना अमाउंट था बैलेंस शीट में? 10,90,000 रुपीज। तो रुपीज कॉलम यहाँ पे लिखेंगे 10,90,000 रुपीज। इसका नोट कॉलम में खाली छोड़ देंगे ट्रेड रिसीवर्स का। अभी से आप लोग का करेंसी का दो पार्ट हो गया। नाउ विल गो फॉर C1, दैट इज सी आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो हम लोग देखते हैं, पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होता है, आपकी दो टाइप की आपको रहता है। एक आपको कैश ऑन हैंड, कैश इन हैंड अगर दिया, कैश ऑन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब आपको दिया गया अगर आपको क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, तो आपका मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। आपको इसे पूरा पूरा ही मिल जाएगा कि आप लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपकी उससे रिलेटेड एंट्री आएगी। अगर आप लोग को क्वेश्चन की बैलेंस शीट आपको एसेट्स में आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से कुछ नहीं बोला गया, तो मतलब आपको जनरल एंट्री में देखना है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ बोला गया है कि नहीं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन की बैलेंस शीट में कि आप पर आपको कैश और कैश इक्विवेलेंट से रिलेटेड कुछ बोला है कि नहीं। देखते हैं आप सकते हैं आईसीसी आपको सबसे पहले इसमें दिया है कैश एट बैंक, कितना दिया गया? 1,00,000 रुपीज। यानी कि ये वाला आपकी एंट्री कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर ये वाली एंट्री आपकी आएगी, दैट इज कैश एट बैंक। 1,00,000 रुपीज यहाँ पर दिया गया। अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, इससे रिलेटेड आपको कोई यहाँ पर कुछ दिया है कि नहीं, जनरल एंट्री में ट्रांजेक्शन हुआ है कि नहीं कैश और बैंक को लेकर। देख सकते हैं आपको जनरल एंट्री नंबर 3 में, जनरल एंट्री नंबर 4 में, जनरल एंट्री नंबर 6 में, जनरल एंट्री नंबर 8 में, और बस इतने चार जनरल एंट्री में आपका जो है इससे रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन हुआ है रिलेटेड टू कैश कैश इक्विवेलेंट को लेकर। तो इसको हम लोग नोट शो में एंटर करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं बैलेंस शीट में कितना अमाउंट दिया गया, कैश एट बैंक 1,00,000 रुपीज। तो हम लोग यहाँ पर नोट शो सबसे पहले ये वाला डालते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वन बाय जनरल एंट्री को देखते हुए उसका नोट शो में उसका डिटेल इन्फॉर्मेशन एंटर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, नोट शो में नोट नंबर 5 आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एट बैंक क्वेश्चन की बैलेंस शीट कितना दिया गया था? 1,00,000 रुपीज। तो कैश एट बैंक आएगा 1,00,000 रुपीज। फिर अभी हम लोग देखते हैं, हमने यहाँ पर क्वेश्चन की बैलेंस शीट वाले एंट्री यहाँ पर डाल दिए। फिर अभी देखते हैं हम लोग को शीतल लिमिट सॉरी जनरल एंट्री में देखते हैं। जनरल एंट्री में आप लोगों का कुछ दिया गया कि नहीं कैश और बैंक, यस दिया गया। जनरल एंट्री नंबर 3 में आप देख सकते हो आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। पर एक्सिस का रूल क्या है, एक्सिस का नॉर्मल डेबिट बैलेंस है, जब उसका वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होता है, जब उसकी वैल्यू घटती है तो क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर बैंक एक एसेट है और बैंक यहाँ पर डेबिट हो रहा है, तो मतलब उसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बैलेंस शीट यहाँ पर ऐड हो जाएगा। और कितना दिया गया? 4,73,000 रुपीज। तो हम लोग और एक कौन से यहाँ पर नरिश क्या लिखा, बिग इन्वेस्टमेंट सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 10%। तो हम लोग इसी यहाँ पर नरेशन के अकॉर्डिंग नोट स्टोकर्स में यहाँ पर इसका यहाँ पर अमाउंट और उसके यहाँ पर एंट्री डालेंगे, दैट इज 4,73,000 रुपीज की। सो विल एंटर दिस इन नोट स्टोकर्स, दैट इज नोट स्टोकर्स में यहाँ पर क्या आएगा, कैश एंड जनरल को लेकर कैश और बैंक लिखे, हमने लिख दिया 1,00,000 रुपीज। फिर यहाँ पर उसको ऐड लिखेंगे, बिकॉज जनरल में डेबिट हो रहा था, सो यहाँ पर ऐड लिखेंगे ऐड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना? 4,73,000 रुपीज आया था, तो 4,73,000 रुपीज यहाँ पर लिखेंगे। फिर यहाँ पर इन दोनों को टोटल करेंगे, कितना मिलेगा हम लोग को? 1,00,000 प्लस 4,73,000 रुपीज, दैट इज 5,73,000 रुपीज टोटल मिलेगा। तो हम लोग आउटर कॉलम में लिखा हुआ लिखेंगे 5,73,000 रुपीज। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री में इस साइड को आपको ट्रांसफर किधर हुआ है। देख सकते हैं जनरल एंट्री नंबर 4 में आपका क्या हुआ है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बैंक अकाउंट। यहाँ पर जो आप लोगों का जनरल एंट्री में आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है, टू बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट साइड आ रहा है। तो क्या अभी यहाँ पर क्रेडिट साइड आ रहा है, तो क्या होता है एसेट्स की यहाँ पर घट गई वैल्यू, तो ये आपका माइनस हो जाएगा। जो हम लोग को यहाँ पर अब तक बैलेंस शीट में नोट्स अकाउंट जितना अब तक यहाँ पर ट्रांजेक्शन किए थे और टोटल अमाउंट जो हम लोग यहाँ पर अभी निकाले थे 5,73,000 रुपीज, उसके मुताबिक ये वाले बैंक का अमाउंट यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा, दैट इज कितना? 1,80,000 रुपीज यहाँ पर डिडक्ट हो जाएगा फ्रॉम 5,73,000 रुपीज से। तो हम लोग यहाँ पर नोट्स अकाउंट यहाँ पर इसका एंटर करते हैं। और एक कौन सा दिया गया, बिग अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, तो प्रेफरेंस डिविडेंड को लेकर इसका यहाँ पर डिडक्ट करेंगे अमाउंट। तो क्या आएगा, एड प्रॉफिट और सेल ऑन इन्वेस्टमेंट के नीचे आएगा, दैट इज लेस पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। कितना? 1,80,000 रुपीज। इसको इन कॉलम में लिखेंगे अब तक 1,80,000 रुपीज। फिर अभी नेक्स्ट देखते हैं। अभी नेक्स्ट आप लोग को कुछ हुआ है, ये देख सकते हैं आपका जनरल एंट्री नंबर 6 में आपका टू बैंक अकाउंट आ रहा है 90,000 रुपीज। यहाँ पर ये आपका ये भी एसेट है और ये यहाँ पर बैंक आपका एसेट होता है, और ये यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, यानी कि एसेट की वैल्यू यहाँ पर घट रही है और ऐसी वैल्यू घट रही है, तो क्या होगा, डिडक्ट होगा। और जनरल एंट्री में भी यहाँ पर सॉरी बैलेंस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दैट इज 90,000 रुपीज यहाँ पर माइनस हो जाएगा।
और इसका नरेशन क्या है, बीइंग डिबेंचर होल्डर फॉर 50% ऑफ इंटरेस्ट एंड रिमेनिंग बैलेंस मेड इमीडिएटली। डिबेंचर वाला मामला है, तो हम लोग नोट स्ट्रक्चर से डालेंगे दैट इज लेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 90,000 रुपीज, यहाँ पे लिखेंगे लेस पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 90,000 रुपीज। इसके बाद आप लोग की कोई और, ये देख सकते हो जनरेटिंग नंबर 8 में आपका अगेन यहाँ पर भी आपका टू बैंक अकाउंट यहाँ पर राइट साइड में आ रहा है, और कितना 3 लाख रुपीज आ रहा है, तो ये भी आपका बैलेंस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, दैट इज टू बैंक अकाउंट 3 लाख रुपीज, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। जो भी हम लोग ने यहाँ पर एड डिडक्शन वगैरह की, और किसका नरेशन क्या है, बीइंग बैंक ओवरड्राफ्ट पेड, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट से रिलेट करता है। तो नोट्स होगा यहाँ पर नंबर 5 तक अभी हम लोग जितना किया तो उसके यहाँ पर लास्ट में डालेंगे लेस पेमेंट ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, कितना 3 लाख रुपीज यहाँ पर करेंगे। अभी यहाँ पर इसके बाद आप लोग की कोई जनरेटरी में कुछ दिया गया है, नहीं जनरेटरी में आपको इसके बाद कोई कैश और बैंक से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। अब टेक द टोटल फॉर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो कैश एंड बैंक का कितना हम लोग टोटल मिला था आप लोग का 1 लाख प्लस 4,70,000, 5,70,000 को टोटल मिला था। और अभी लेस हमें करते, पहले हम लोग लेस वाला जो है सारे के सारे लेस को यहाँ पर ऐड करेंगे, फिर जो उसका ऐड हुआ है उसको यहाँ पर उससे डिडक्ट करेंगे, तो कितना आएगा 1,80,000 प्लस 90,000 प्लस 3 लाख, कितना 5,70,000 रुपीज। इसको हम लोग ब्रैकेट में डालेंगे बिकॉज ये लेस वाला अमाउंट है, तो लेस वाला अमाउंट ब्रैकेट में डालते हैं। सो ब्रैकेट में डालेंगे 5,70,000 रुपीज, और पहले एड वाला अमाउंट कितना मिला था 5,73,000 रुपीज। सो 5,73,000 रुपीज माइनस 5,70,000 रुपीज इज इक्वल टू कितना 3,000 रुपीज, यानी कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट टोटल हम लोग कितना मिला, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 3,000 रुपीज हम लोग को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट मिला। और ये कौन सा है, नोट नंबर 5, सो वी एंटर दिस इन केस ऑफ बैलेंस शीट। तो लिखेंगे नंबर सी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ब्रैकेट में लिखेंगे बैंक, और नोट में नोट नंबर 5, और रुपीज कॉलम में कितना हम लोग को नोट का वैल्यू मिली 3,000 रुपीज। सो रुपीज कॉलम में हम लोग डालेंगे 3,000 रुपीज। इससे हम लोग नॉन करंट एसेट्स भी और करंट से सारी की सारी एंट्रीज की पोस्टिंग यहाँ पर हो गई। नाउ विल टेक द टोटल फॉर एसेट्स, नॉन करंट को भी और करंट एसेट्स का भी, दैट इज 36 लाख प्लस 6 लाख प्लस 10,90,000 प्लस 3,000 रुपीज इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 52,93,000 रुपीज। एसेट्स का आपको टोटल मिलेगा, टोटल इज इक्वल्स टू 52,93,000 रुपीज आप लोग को टोटल मिला एसेट्स का। इसमें देख सकते हैं आपको लाइबिलिटी में आपको टोटल कितना मिला था, पहले हमने जब लाइबिलिटी कैलकुलेट किए थे टोटल उसका 52,93,000 रुपीज आपको उसका भी टोटल यही मिला था, और एसेट्स का भी टोटल आप लोग को 52,93,000 रुपीज आप लोग को टोटल मिला, यानी कि आपका लाइबिलिटी साइड पे और एसेट सेम अमाउंट यहाँ पर टैली हुआ, यानी कि आपका बैलेंस पूरी की पूरी सही बनी है। अगर आप लोग का दोनों अमाउंट यहाँ पर टैली हुआ है, एसेट्स का भी और लाइबिलिटीज का भी, इसका मतलब आप लोगों ने कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी कहीं ना कहीं सही बनाया, तभी आप लोग कैपिटल रिजर्व सरप्लस उसकी एंट्री यहाँ पर आराम से सही चीज के अमाउंट यहाँ पर आपको मिला, बैलेंस की फिगर भी आपको सही मिला, और जर्नल एंट्री भी आपकी सही नहीं कहीं ना कहीं सही सही आपकी सही बनी, और